नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ये बताइए कैसे हैं आप लोग, पढ़ाई कैसी चल रही है? बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 1 हुआ था कल, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे बेटा, लेक्चर नंबर 2। यस, अरे ये देखो कुछ महान बच्चे आते, नो वॉइस। अरे भाई मैमल सी हो ना? हाँ, वैसे सुनने के लिए मैमल्स होने की जरूरत नहीं है बेटा। अब तो मैं पूरी कहानी बताऊं कौन कौन सुन सकता है, किसके पास कान है, इतनी बेटा मेहनत एनिमल किंगडम में करेंगे, ठीक है? हाँ सुनो मेरी बात। यस एवरीवन, ऑल गुड। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बेटा मेरे को एक बारी दे दीजिए थम्स अप, और शुरू करेंगे आज का प्यारा प्यारा जग से न्यारा चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। बहुत सारे बच्चों के यहाँ हो रही है खूब सारी बारिश, तो बेटा बारिश में भीगने का नहीं है, बल्कि बेटा पढ़ाई में भीगने का टाइम है, क्योंकि आप पढ़ाई में भीगेंगे तभी बेटा बारिश में भीग के आनंद ले पाएंगे। इस बात का कोई तुक नहीं बनता, पर मैम तुक वाली बातें कर भी नहीं रही हैं, और इसीलिए बेटा बिना तुक वाली बातों के साथ में शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का, ब्लड का पार्ट 2। और हम बेटा सबसे पहले करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास। समाप्ति एक्सप्रेस वाली स्लाइड यार मिस क्यों हो जाती है? हाँ, हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, तुमको नहीं भीगना क्योंकि याद आ जाएगी नानी। तुम यहाँ क्लास में आ जाओ और कर लो पढ़ाई अपनी पूरी, तभी तो तुम आगे मेडिकल कॉलेज में जाओगे। आहा समाप्ति एक्सप्रेस बेटा शुरू करते हैं हम। करते हैं पिछली क्लास का क्विक रिवीजन। कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए और बेटा अपनी किताबों को बंद कर लिया जाए और अपनी नोटबुक को भी बंद कर लिया जाए और अपने बेटा कान, आंख और दिमाग को खुला रखिए। यस, चलिए बेटा शुरू करते हैं। समाप्ति एक्सप्रेस हमने पढ़ा था बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड्स जो होता है जैसे कि बेटा हो गया ब्लड और जैसे कि हो गया लिम्फ, इस तरीके के बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, और उन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है हम खुद बेटा। अब अटेंशन के साथ में सिर्फ सुनना है, ठीक है मैम? जो लोअर एनिमल्स होते हैं जिसमें एनसीईआरटी ने 1-2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे सीलेंट्रेट हो गए, जैसे स्पॉन्जेस हो गए या पॉरीफेरा हो गया, मैम इनकी बॉडी के अंदर ऐसे कोई खास फ्लूइड्स तो है नहीं जो सर्कुलेशन करे। किस चीज का सर्कुलेशन करे मैम? न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करे और गैसेस को सर्कुलेट करे। तो मैम ऐसे एनिमल्स में क्या होता है ना, बॉडी के अंदर कैविटी होती है। कैविटी का मतलब होता है स्पेस होती है, कुछ कैविटी होती है, कुछ स्पेसेस होते हैं, और इनके चारों ओर जो पानी होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें गैसेस है मैम, वो इसकी बॉडी के अंदर मैम एंटर करते हैं, और बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद उसी पानी में जो डिसॉल्व्ड गैसेस है या न्यूट्रिएंट्स है वो उस बॉडी में एंटर करने के बाद बेटा सेल्स उसको यूटिलाइज करते हैं। एज सच उनके पास कोई सर्कुलेशन नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, बॉडी फ्लूइड नहीं है जो न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को मैम सेल्स तक पहुंचा रहा है। बड़ा ही प्रिमिटिव, मतलब प्रिमिटिव का मतलब होता है जो उतना खास डेवलप नहीं हुआ, इस तरीके का आपको सिस्टम लोअर एनिमल्स में दिखता है। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में तो आप बॉडी फ्लूइड देखते हैं, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, और बेटा उसी में हमने स्टार्ट किया था ब्लड के बारे में। ब्लड जो होता है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा दैट इज द लिक्विड पार्ट, दैट इज द 55% पार्ट, एंड देन बेटा यू हैव फॉर्म्ड एलिमेंट्स व्हिच इज द 45% पार्ट। मैम प्लाज्मा की सबसे पहले बात करते हैं। जो 55% होता है आपके ब्लड का, ये जो प्लाज्मा होता है इसमें होता है नंबर 1 कंपोनेंट पानी 90 से 92%। नंबर 2 होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं 6 to
8% इसमें होते हैं एल्ब्यूमिन्स जो सबसे हाईएस्ट होते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। लिम्फ पढ़ाऊंगी तो समझाऊंगी कैसे ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। फिर होता है मैम इसके अलावा इनके पास ग्लोब्यूलेंस, अल्फा बीटा गामा। गामा ग्लोब्यूलेंस आर योर इम्यूनोग्लोब्यूलेंस, एंटीबॉडी जो बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। फिर होते हैं मैम इनके पास फिब्रिनोजेंस एंड प्रोथ्रोम्बिन्स, दोज आर बेटा इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट इन योर प्लाज्मा, इनएक्टिव और सॉल्यूबलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं जो आगे क्लॉट करने में मदद करेंगी। फिर होते हैं मैम इसके अलावा बहुत सारे सॉल्यूट्स जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस दिखते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, है ना। इसके अलावा मैम दिखते हैं हॉर्मोन्स, इसके अलावा दिखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा दिखते हैं मैम न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, लिपिड्स, अमीनो एसिड, बट इन द ट्रांजिट स्टेट। ट्रांजिट का मतलब होता है ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर, दे आर ऑलवेज मूविंग, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां। बेटा ट्रांजिट स्टेट में प्रेजेंट होती है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड बेटा योर लिपिड्स। ये बात समझ में आ गई बेटा। फिर हमने बोला मैम फॉर्म्ड एलिमेंट्स में नंबर 1 कंपोनेंट है। अच्छा, जब हमने ब्लड को हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज किया था, जब उसे हाई स्पीड में रोटेट किया था, आरबीसी नीचे बैठ गई थी। बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है आरबीसी, कल हमने आरबीसी के बारे में डिस्कस भी किया था। सेंटर पे एक लाइन आपने बनाई थी छोटी सी जिसमें प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी आते हैं, और ऊपर में आपने एक सबसे पहले बेटा लाइन बनाई, एक लेयर बनाई हुई थी जिससे आप बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, हमने आरबीसी, रेड ब्लड सेल या इराइथ्रोसाइट्स का डिस्कशन करना स्टार्ट किया था। ये फॉर्म्ड एलिमेंट में नंबर 1 फॉर्म्ड एलिमेंट है। हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, जब आरबीसी के बारे में डिस्कशन किया तो हमने सबसे पहले इनका नंबर देखा। इनका नंबर होता है बेटा 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। अच्छा, सीरम के बारे में भी हमने बोला था, यस एब्सोल्युटली। हम बोलते हैं प्लाज्मा में से अगर हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दिए तो वो ही बेटा सीरम बन गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या सीरम को लिखने का एक और तरीका हो सकता है? सीरम को लिखने का क्या ऐसा तरीका हो सकता है? एक बात मुझे बताना, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट प्लस क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या हम सीरम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं? हमने कल लिखा था प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दिए बेटा प्लाज्मा में से, तो वो आपका सीरम बन गया। क्या सीरम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि ब्लड माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स? क्या लिख सकते हैं बेटा ऐसे? क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैम ब्लड में से जब फॉर्म्ड एलिमेंट्स माइनस करते हैं तो मैम फॉर्म्ड एलिमेंट्स माइनस करने से वो बन जाता है प्लाज्मा, और हमने साथ के साथ उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर्स भी माइनस कर दिए, तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गया, वही तो सीरम होता है। अरे नो क्यों नहीं? अरे भाई, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, होता है या नहीं? अब अगर मुझे इसी को बेटा सीरम में कन्वर्ट करना है तो मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के साथ साथ में एक और चीज माइनस कर दूंगी ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स। नलायकों, बेसिक मैथमेटिक्स माइनस लगा दिया तो दिमाग की बत्ती गूल हो गई। मैथ्स में तुम्हारे हाथ पैर में मेहंदी लग जाती है। वेरी बैड, योर आंसर हर्ट मी। आगे सुनो। फिर हमने बोला आरबीसी जो होती है मैम 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, आरबीसी सबसे ज्यादा, फिर बेटा होगी डब्ल्यूबीसी, नहीं फिर होगी प्लेटलेट्स, और फिर होती है डब्ल्यूबीसी। आज मैं उसके नंबर्स भी आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर बेटा हमने पढ़ा कि मैम बनते सारे ब्लड सेल्स बोन मैरो में हैं, रेड बोन मैरो, क्योंकि रेड बोन मैरो में होती हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को बना सकते हैं। स्टेम सेल के पास ये पोटेंशियल होता है मैम। उसी स्टेम सेल से आगे जाके आरबीसी भी बनते हैं, आगे जाके मैम प्लेटलेट्स भी बनती हैं, आगे जाके मैम डब्ल्यूबीसी भी बनते हैं। ये सारे मैम उन्हीं स्टेम सेल, जो मदर सेल है जो कि आपके रेड बोन मैरो में प्रेजेंट है, वहीं से सारी चीजों का फॉर्मेशन होता है लॉन्ग बोन्स में रेड बोन मैरो। मैम रेड ब्लड सेल जब हम एम्ब्रियो होते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी एक योक सैक नाम की स्ट्रक्चर होती है जो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। योक सैक में आरबीसी बनना सबसे
सबसे पहले चालू होती है, फिर बेटा लिवर में बनता है, स्प्लीन में बनता है लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और मैम आफ्टर बर्थ हमारे रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स में आरबीसी बनती है। यस एवरीवन, ये बात सबको समझ में आई, हाँ या ना? फिर बेटा यस फिर बेटा हमें क्या पढ़ना है, आज हमें कंटिन्यू करना है आरबीसी फॉर्मेशन को। हमने इराइथ्रोपोएसिस बोला था, क्या हम कंटिन्यू करें? फिर बेटा कल के टॉपिक से हमने फॉर्मेशन तक देखा था। मेरा गला ना बहुत दुख रहा है बेटा, मैं थोड़ा सा धीरे बोलने की कोशिश करूंगी, ठीक है? ऐसा बेटा क्या बताऊं कितना दर्द कर रहा है। यस, फॉर्मेशन हमने देख लिया था ना। अच्छा, फिर बेटा हम इनकी शेप के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है। मैम ये होते हैं बाइकॉनकेव, ये होते हैं बाइकॉनकेव। एक और पॉइंट लिखो, ये होते हैं ई न्यूक्लिएटेड। बेटा इसको साथ में नोट कीजिए, ये होते हैं बाइकॉनकेव और ई न्यूक्लिएटेड। एनसीईआरटी कैटलिस्ट बेटा कल की क्लास में होगा, जब हमारे थोड़े से टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे ना बेटा, तो हम कल की क्लास में करेंगे। बाइकॉनकेव, सर्क्यूलर, ई न्यूक्लिएटेड, कल करेंगे एनसीईआरटी कैटलिस्ट। अब इसको जरा बेटा डायग्राम में देखो, ई न्यूक्लिएटेड का मतलब नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस। अगर आप इसको टॉप से देखोगे ना, सर्क्यूलर मतलब ऐसा नजर आ रहा है, और अगर आप इसको साइड से देखोगे ना बेटा, साइड व्यू देखोगे, आरबीसी अगर रखी हुई है और साइड से आप देख रहे हो तो ऐसे नजर आते हैं आरबीसी। आरबीसी थोड़े ऐसे नजर आते हैं, डंबल शेप ऐसी। देखो ऊपर से देख रहे हो तो सर्क्यूलर दिख रहा है, बट जब मैं आरबीसी को साइड से देख रही हूं ना तो ऐसा सा नजर आ रहा है, ऐसा सा नजर आ रहा है। जब मैं साइड से देख रही हूं तो ऐसा सा नजर आ रहा है। मैम ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है ना, ये गड्ढा क्यों है आरबीसी के अंदर, ये गड्ढा क्यों है? एक्चुअल में बेटा साइड से देखने पर ऐसा गड्ढा इसीलिए नजर आता है बेटा, ऐसा नहीं है कि आपके आरबीसी के पास न्यूक्लियस हमेशा से नहीं था, ऐसा नहीं है बेटा कि आरबीसी हमेशा से इन्यूक्लिएटेड थी, नहीं। जैसे कि बेटा कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी ना, आपके पास स्टेम सेल्स हैं, आपके पास स्टेम सेल्स हैं, और स्टेम सेल से ही बेटा आगे जाके मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होता है, मल्टीपल स्टेप सीरीज होती है, और अल्टीमेटली जाके आपके आरबीसी बनते हैं। तो भैया एक टाइम तक न्यूक्लियस रहता है, फाइनल जब आरबीसी मैच्योर होके निकलती है, जैसे ऐसे समझना, आप एक ही व्यक्ति हो, आप पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए, सेकंड में गए, थर्ड में गए, 10th में गए, हम कह रहे हैं जब तक आप 12वीं में नहीं आ गए तब तक आपके अंदर समझदारी नहीं आई। ऐसे मैं समझा रही हूं, असलियत में ऐसा नहीं होता है, असलियत में तो आप कभी समझदार नहीं बनते हैं, ठीक है? ऐसे रेफरेंस के लिए समझा रही हूं कि भैया तू 12वीं तक गया, स्टेप बाय स्टेप, 12वीं से जैसे निकला तो तू मैच्योर हो गया, उसके पहले तक तू इमेच्योर था। आरबीसी का भी यही सीन है बेटा, वो डिवाइड जब वो बन रही होती है ना तो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। जो फाइनल स्टेप होता है जब आपकी मैच्योर आरबीसी बन के निकलती है, उस मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। जब तक वो इमेच्योर होती है ना तब उसके पास न्यूक्लियस था, और क्योंकि वो न्यूक्लियस निकलता है ना बेटा, इसीलिए यहाँ पे तुम्हें ना गड्ढे जैसा एक स्पेस दिखता है, ठीक है? सुनो मेरी बात, ये जो स्पेस दिखता है ना बेटा, ऐसा गड्ढा सा दिख रहा है साइड में, साइड व्यू देखने पर, उस गड्ढे का मतलब है वहां से न्यूक्लियस निकल गया है, वहां से न्यूक्लियस निकल गया है, इसीलिए वो स्पेस ऐसी दिखती है। भाई आरबीसी तो फ्रॉग के पास भी था, लेकिन हीमोग्लोबिन भी था उसके पास। डिफरेंस ये है कि अपने पास जो हीमोग्लोबिन होती है, हमने हीमोग्लोबिन को इज्जत दी है बेटा, जो उसको फ्रॉग के आरबीसी ने नहीं दी है। फ्रॉग के आरबीसी ने उसको इज्जत क्यों नहीं दी है? क्योंकि भैया उसने कहा तुझे आना है तू आजा, बट मैं तो अपना न्यूक्लियस अपने अंदर ही रखूंगा। लेकिन अपने आरबीसी ने कहा कि भाई हम सारा स्पेस जो है वो हीमोग्लोबिन के लिए क्रिएट कर देंगे, वो हमारे खास मेहमान हैं, आप आइए और पधारिए यहाँ। हमने अपने अंदर से न्यूक्लियस हटा दिया है, और इसका सबसे मेन कारण यह है कि हम आपका स्वागत करना चाह रहे थे। सो नो न्यूक्लियस, क्यों? इसका कारण यहीं पे लिखिए, टू क्रिएट द एंटायर स्पेस, टू क्रिएट द एंटायर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। जो व्यक्ति पहली बार ये चैप्टर पढ़ने आया है उनको बता दो, HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन,
और जब आप बोलते हैं नो न्यूक्लियस, आपकी बॉडी में इमेच्योर सेल्स का कोई काम नहीं है बेटा। अगर इमेच्योर आरबीसी होगी तो आपके किसी काम की नहीं है, आपके काम की सिर्फ मेच्योर आरबीसी है। अगर आपकी आरबीसी इमेच्योर रह गई तो बेटा वही हाल होगा जो जीवन में आपका होगा। अगर आप इमेच्योर रह गए, पढ़ाई लिखाई नहीं की, समझदार व्यक्ति नहीं बने, तो जैसा हाल आपका होगा वैसा ही इसका होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं होगी बेटा बॉडी के अंदर। आरबीसी मेच्योर ही आपकी फंक्शनल होती है। आपने पूरा स्पेस बेटा किसके लिए क्रिएट कर दिया है? आपके हीमोग्लोबिन के लिए क्रिएट कर दिया है। एक ना बेटा काफी क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए मैं ये वाला पॉइंट लिखवा रही हूं। आरबीसी के पास ना सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। ये मैं इसलिए बता रही हूं, कहीं कहीं पे आप इस चीज के बारे में पढ़ोगे बेटा। क्या लिख रही हूं मैं? नो सेल ऑर्गेनेलीज। और क्या क्वेश्चन एक्चुअल में आता है जब आप नो सेल ऑर्गेनेलीज बोल रहे हो? मींस नो माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, सेल ऑर्गेनेलीज में ही वो आता है मैम। और बेटा क्योंकि ना इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसीलिए आपकी आरबीसी जो होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है। आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो आप एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। आप एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान मैंने दिया है, कई बेटा किताबों में या हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। इसको मैं ब्रैकेट में लिख भी दे रही हूं, अतिरिक्त ज्ञान है, ये अतिरिक्त ज्ञान है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अपने रिस्क पे पढ़ सकते हैं, मन किया तो पढ़िए, नहीं मन किया तो छोड़ दीजिए, ठीक है। यस एवरीवन, यस एवरीवन, यस। अब बेटा सुनना मेरी बात। आरबीसी का जीवन जो होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, और बहुत ही छोटा होता है। और ऑर्गेनेली लिख दिया है मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो मेरी बात, आरबीसी का जीवन जो है, बोलते हैं ना बेटा जिंदगी लंबी नहीं जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाए। और जब हम ये बात कहते हैं तो ये आप अपने जीवन के लिए भी बेटा एप्लीकेबल होती है ये वाली बात। जिंदगी लंबी नहीं जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब है बेटा जो भी जीवन आपके पास है, हमें नहीं पता हमारे पास कितनी जिंदगी है, हम कितने साल जिएंगे, पर आप जितने साल जिए, लिव अ बिगर लाइफ। बिगर लाइफ का मतलब होता है जीवन को अच्छे से जिए, क्योंकि यही जो पल है यही आप जी रहे हैं, है ना। तो कितनी उम्र तक जिया कोई मतलब नहीं है, जितने साल आप जी रहे हैं, आप कैसा काम कर रहे हैं, आप अपने मम्मी पापा के लिए, आप अपने लिए, आप अपनों के लिए, आप अपने देश के लिए। बोलते हैं ना अवेयरनेस आनी चाहिए, आपके अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए, तो वो जीवन इज अ बिगर लाइफ। ऐसी बेटा ऐसी जिंदगी आपको जीनी चाहिए। मैं बेटा बहुत मॉरल वैल्यू में जाने वाली हूँ, तो मैं अपने आप को खींच के बाहर लेके आती हूँ। तो ये बेचारा भी बेटा देखो काम बहुत बड़ा करके जाता है, ऑक्सीजन का CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, और बेचारे की जीवन बस बेटा 120 दिन की होती है, और इसके बाद बेटा इसकी मौत होनी होती है। और मौत कहाँ होती है? इसकी मौत होती है स्प्लीन में जाके। स्प्लीन को इसीलिए बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड क्या होता है? ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? ग्रेवयार्ड को मुर्दा घर बोलते हैं ना, तो इसको बोला जाता है स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड है, क्योंकि आरबीसी की मृत्यु, आरबीसी का अंतिम समय, आरबीसी की डेथ जो होती है वो स्प्लीन में नजर आती है मेरे बच्चों, ठीक है। यस एवरीवन, चलिए जी लिखिए लिखिए लिखिए। हाँ नहीं तो कभी बारिश, कभी ये, कभी वो, कभी ज्ञान। ये आए हैं बड़े हमारे बच्चे। चलो, लाइफ स्पैन इन बेचारों की, बेचारा नहीं बोलना, बहुत बड़ा काम करते हैं ये, 120 दिन की होती है। एंड बेटा डेथ अकर्स इन स्प्लीन, जिसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। डन 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 डन। कब्रिस्तान, हाँ कब्रिस्तान बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं।
बचपन में सही बता रही हूं, बचपन में बेटा ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान, आप में से भी कई लोगों ने किया होगा। बड़ा ना हम लोग को शौक चढ़ता था कि यार यहाँ चलेंगे, बड़े मतलब अपने आप को ना अव्वल दर्जे का वो समझते थे हम, ठीक है, कि बड़े मैच्योर हैं। 4-5 लोग मिलके यार आज हम ना ये जहां जाएंगे, ठीक है, यहाँ देखेंगे क्या है, भाई तुझे पता है ऐसा हुआ है, और अपनी मन घड़ंत कहानियां स्कूल में बनाए जा रहे हैं। भाई तेरे को पता है स्कूल के बाथरूम में दरवाजे के पीछे कटा हुआ हाथ है। ऐसी ऐसी कहानियां बनाते थे जो जिंदगी में कोई विश्वास ना करे। यार मैंने खुद देखा है, मैं सही में बता रही हूँ, खुद देखा है। मैं तुम्हें एक कहानी बताती हूँ। मेरे स्कूल में क्या था, हम ना ग्राउंड पे बैठ के खाना खाते थे, लंच करते थे, ठीक है, और उसी के पीछे बेटा क्या था, पेड़ वेड़ थे बेटा। केवी स्कूल में मैं पढ़ी थी, मैं केवी बोलारम की बात बता रही हूँ, मैं सिकंदराबाद की केवी की बात बता रही हूँ, है ना। तो हम बेटा अंदर बैठ के लंच कर रहे हैं, 4-5 लड़कियां बैठ के लंच कर रहे हैं, और बाहर ना बेटा एकदम वो जो वॉल्स है, वॉल्स के पीछे बिल्डिंग होती थी, छोटे छोटे घर होते थे, छोटे छोटे घर दिखते थे। उन घरों में शायद कोई रहता नहीं था। तो हम बैठ के लंच करते करते मतलब अपनी मनगढ़ंत, कुछ हो नहीं रहा है जिंदगी में, कोई मसाले नहीं है ना, तो जबरदस्ती के मसाले बनाते थे, ठीक है। मैम साइड हो जाओ, हाँ। तो जबरदस्ती के मसाले कैसे बनाते थे, हम कहते थे यार तुझे नजर आ रहा है वहां एक कपड़ा हिल रहा है, तो मेरी दोस्त को बेटा कपड़ा है या नहीं है पता नहीं है, हाँ हाँ सही बोल रही है समाप्ति, यार कपड़ा हिल रहा है, यार कपड़ा हिल रहा है वहां पे। फिर सारे मिलके यार कल हम ना वहां चलेंगे, देखने के लिए चलेंगे एक बार। और मैं क्या क्या बताऊं बेटा, क्या क्या कांड किए उसके बाद। चलो कभी कुछ पेंट देख लिया, किसी के पेंट के हाथ के बेटा छाप है, यार ये कोई तो मरा है यहाँ पे, उसके हाथ के निशान है यहाँ पे, किसी की तुम डेथ हुई है पक्का। चलो कुछ भी कर रहे होते थे, ठीक है। डन 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 डन। जीवन में ना खुद ही से मसाले बनाते थे, क्योंकि कुछ मसाले तो थे नहीं, तो खुद ही मसाले बना रहे हैं। भूत देखा है, मेरी नानी ने भूत देखा है, सबकी नानियों ने, सबकी दादियों ने भूत देखा होता है, जा जाके बताते हैं मेरी दादी ने भूत देखा है, पता है मेरी दादी ने ना ऐसे ऐसे गई थी, उनको ऐसे ऐसे भूत नजर आया था। चलो भैया पढ़ते हैं। लाइफ स्पैन 120 दिन की हो गई। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फटाफट से इसे लिखो, फिर डब्ल्यूबीसी स्टार्ट करेंगे। एक बार ये एनसीईआरटी से आरबीसी को बेटा रीड कर लेते हैं, और फिर बेटा हम डब्ल्यूबीसी स्टार्ट करेंगे। मैंने आपसे कहा था एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। डन 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 कर लो। मैंने आप लोग को, एक बच्ची कह रही हीमोग्लोबिन का कंटेंट नहीं बताया बेटा। आपको याद है मैंने आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बताया था कि कितना हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर। आरबीसी नहीं, ब्लड में। ये वाला डेटा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, बट अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको बताती हूं वापस से, कि एक नोट डाल के आप लिख लो। हालांकि मैंने ब्रीदिंग वाले चैप्टर में आपको बताया था कि हर 100 ml, और इसी में तो बेटा आपने अपनी मैथमेटिक्स कितनी स्ट्रांग है उसका आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया था। आपके 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है एवरेज, और हमने कैलकुलेशन के लिए बेटा क्या किया था, उसे 15 ग्राम लिखा था। आपको तो बेटा अपनी बेइज्जती भूलनी नहीं चाहिए बिल्कुल। आपने जो कैलकुलेशन किया था मुझे अभी तक याद है, ठीक है। फिर बेटा अब हम पहले आरबीसी के एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, फिर हम डब्ल्यूबीसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस एवरीवन, आरबीसी की एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, फिर बेटा हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे डब्ल्यूबीसीज को टेबल बना के बेटा समझना है हमें, ठीक है। चलिए देखो, इराइथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी, एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इन सबको मिला के क्या बोला जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अ हेल्दी नहीं, इराइथ्रो एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। ये मैम ब्लड का 45% हिस्सा फॉर्म करते हैं। फिर हमने लिखा है इराइथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द बॉडी। फिर हमने बोला इराइथ्रोसाइट्स या आरबीसी। बेटा जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हेलो, अरे यार, हाँ, हमने बोला कि मैम सबसे अबंडेंट होते हैं आरबीसी या इराइथ्रोसाइट्स। अ हेल्दी एडल्ट ऑन एन एवरेज हैज 5 to
5.5 मिलियन आरबीसी पर mm³ ऑफ ब्लड। हेल्दी इंडिविजुअल में बेटा आपके पास कितनी आरबीसी होती है? 5 से 5.5 मिलियन। RBCs आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स। ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है एडल्ट्स में, तो यानी कि आपको अगर ये पता है कि एडल्ट्स में लिखा हुआ है तो आपको बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। RBCs आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। और ये मोस्ट ऑफ द मैमल्स का क्या मतलब है? मोस्ट ऑफ द मैमल्स बेटा यहां पे ही एनसीईआरटी में आप लिखिए, कुछ मैमल्स होते हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, एक्सेप्शंस होते हैं जिनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। ऐसे भी मैमल्स होते हैं बेटा आरबीसी जिनकी न्यूक्लिएटेड होगी, आरबीसी जिसकी न्यूक्लिएटेड होगी, ऐसे मैमल्स भी होते हैं, कैमल एंड लैमा। एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में लिखो, नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं, आप एनसीईआरटी में लिख लो। कैमल, कैमल को तो आप लोग बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। लैमा के लिए बेटा आप क्या करो, गूगल में एक इमेज देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। कैमल एंड लैमा, इनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, इनके पास न्यूक्लियस होता है। फटाफट से एक बार गूगल करके देख लो लैमा की फोटो, इट्स अ मैमल, ठीक है। मोस्टली आरबीसी मैमल्स की ई न्यूक्लिएटेड होती है, बाई कॉन्केव इन शेप होती है। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, इट्स अ प्रोटीन कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। इसके बारे में आपको वापस से यहां लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आप ऑलरेडी इसके बारे में लिख चुके हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पूरा स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। Hence the color and the name of the cell, बोला इसी हीमोग्लोबिन की वजह से, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से तो बेटा इनका कलर जो होता है रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है। A healthy individual has 12 to 16 ग्राम of hemoglobin in every 100 ml of blood। मैम हर 100 ml ब्लड के पास 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases, ये भी हमें पता है, ठीक है, देख लिया मैम, वेरी गुड। RBC has an average लाइफ स्पैन ऑफ 120 दिन, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाते हैं, खात्मा हो जाता है इनका स्प्लीन में, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। डन डनाडन डन, डन डनाडन। हाँ, छोटू, छोटू कैमल जैसा दिखता है, थोड़ा शीप जैसा दिखता है ना। थम्स अप दे दीजिए बेटा अगर यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई है। आगे हम पढ़ने वाले हैं बेटा WBCs। पहले तो WBCs की कुछ जनरल बातें करेंगे। टेबल बनाने से पहले ना WBCs जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ही हैं, व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट की कुछ जनरल बातें करेंगे, फिर हम टेबल बनाएंगे और उसी टेबल से बेटा कंपेयर करते हुए टाइप ऑफ WBCs को पढ़ते हुए जाएंगे। यस एवरीवन। मैम जब मैं WBCs की बात कर रही हूं, ल्यूकोसाइट्स बोल रही हूं, व्हाइट कलर के हैं, ऑब्वियसली मैम व्हाइट कलर के तो इसीलिए होंगे ना क्योंकि रेड नहीं है, रेड के पास हीमोग्लोबिन था, इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मैम ये व्हाइट कलर के होंगे। चलिए ये बात तो सबको समझ में आती है, ये बात तो चलिए सबको समझ में आती है, ये सफेद रंग के होते हैं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो आपको इनका अमाउंट पता होना चाहिए, अमाउंट यानी कि नंबर, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बोला था सबसे जो अमाउंट वाइज ज्यादा है वो है आपकी आरबीसी, मिलियन में है, और जब आप इसका नंबर देखेंगे ये सिर्फ कुछ हजारों में होती है बेटा, 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। बेटा आप सोच के देखो, आप ये सोच के देखो बेटा, ये होती सिर्फ हजारों में है, बट आप ल्यूकोसाइट्स में अलग अलग टाइप की ल्यूकोसाइट्स पढ़ते हो, अलग अलग टाइप की WBC पढ़ते हो, जिसमें से कुछ WBCs होती है जो तुम्हारी इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आप बचपन में WBC का फंक्शन पढ़ते भी थे तो ऐसे ही तो पढ़ते थे कि डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है, डिफेंस करती है, बॉडी को फाइट करने में हेल्प करती है अगेंस्ट द पैथोजेंस, और करती भी है। और देखो इनका नंबर भले ही 6000 से 8000 है, बट कितनी इफेक्टिव होंगी कि इतने नंबर से भी इनका काम चल जाता है, इतने नंबर से भी इनका काम चल जाता है। इनफैक्ट आप सोचोगे कि मैम ये डिफेंस करने वाली सेल्स अगर खूब सारी होती तो बड़ा मजा आता, नहीं मजा नहीं आता, नहीं मजा नहीं आता बेटा। क्यों मजा नहीं आता? अगर आपकी बेटा ये WBCs बेटा बहुत ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लमैटिक कंडीशन होती है।
क्या प्रॉब्लमैटिक कंडीशन होती है बेटा? प्रॉब्लमैटिक कंडीशन होती है ब्लड कैंसर। जो आप ब्लड कैंसर पढ़ते हैं, ल्यूकीमिया पढ़ते हैं, बहुत कॉमनली आप सब ये वर्ड कैंसर के बारे में भी बेटा आपने काफी सारी चीजें सुनी होंगी। और ब्लड कैंसर होता है तब जब आपकी यही WBCs बहुत ज्यादा बॉडी में हो जाए। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs। कैंसर में बेटा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। कैंसर कोई भी फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म ऑफ कैंसर में नंबर ऑफ सेल्स आर मोर, क्योंकि उनमें कंट्रोल नहीं होता डिवीजन का। बॉडी की नॉर्मल मैकेनिज्म को वो फॉलो ही नहीं करते, अपनी मर्जी से डिवाइड करते हैं, अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते हैं, अनरेगुलेटेड वे में डिवाइड करते हैं। तो ज्यादा हो जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर। लिखना नहीं है अभी आपको, ठीक है। नंबर इनका हो गया मैम 6000 से 8000, ठीक है मैम। मैम आपने एक डिवीजन बताई थी, उस डिवीजन को एक बार यहाँ पे वापस से लिखते हैं। एक बार उस डिवीजन को बेटा यहाँ वापस से लिखते हैं, क्योंकि अभी हमें टेबल बनानी है। मैम WBCs को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक को आपने बोला था मैम ग्रैन्युलोसाइट्स। क्या आपको इसके नाम से बेटा समझ में आ रहा है कि इसे ग्रैन्युलोसाइट्स क्यों बोल रहे हैं? और एक मैम आपने बताया था जिसको बोला था आपने ए ग्रैन्युलोसाइट। क्या बेटा आप इनके नाम से समझ पा रहे हैं कि एक को ग्रैन्युलोसाइट और एक को ए ग्रैन्युलोसाइट क्यों बोला? एक को ग्रैन्युलोसाइट और एक को ए ग्रैन्युलोसाइट क्यों बोला? इसी के बेटा नाम में तो इसका मतलब छुपा है, ग्रैन्यूल और सेल। सेल्स विद ग्रैन्यूल्स। अगर मैं आपको एक सेल बना के बताऊं ग्रैन्युलोसाइट का, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सेल है, समझो, एक रेफरेंस के लिए बता रही हूं, समझो एक कोई सेल है और सेल का तुम्हें साइटोप्लाज्म जो दिख रहा है ना, इसमें ऐसे ग्रैन्यूल्स भरे हुए हैं। इन ग्रैन्यूल्स के अंदर बेटा बहुत एंजाइम्स हो सकते हैं, कुछ सब्सटेंसेस हो सकते हैं। इन ग्रैन्यूल्स के अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस भरा हुआ होता है, ठीक है। दीज आर ग्रैन्यूल्स, दीज आर ग्रैन्यूल्स। जिन सेल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे वो ग्रैन्युलेटेड सेल्स हैं, वो ग्रैन्युलेटेड सेल्स हैं। और बेटा जिन सेल्स के अंदर ए का मतलब आपके बायोलॉजी में आपने क्या पढ़ा है? एब्सेंस। एब्सेंस, ग्रैन्यूल मतलब ग्रैन्यूल। ऐसे सेल्स भाई जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल, एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल। अगर आप ऐसा कोई सेल देख रहे हैं जिनके अंदर मैम ग्रैन्यूल्स नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे? ए ग्रैन्युलोसाइट। बेटा इसको समझने में किसी को कोई दुख दर्द समस्या कि मैम आपने ल्यूकोसाइट्स को, व्हाइट ब्लड सेल को, ये जो दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इसका बेसिस क्या है, इसका आधार क्या है? आई डोंट थिंक कि आपको कोई समस्या है। ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है। इससे पहले कि आप ये पूछो ये क्या बना दिया है मैम, ये ग्रैन्यूल तो नहीं है, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, ये भी मैंने न्यूक्लियस बनाया। फिर बेटा आपके ग्रैन्युलोसाइट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, आपके ए ग्रैन्युलोसाइट्स भी अलग अलग होते हैं टाइप के, ठीक है। ग्रैन्यूल्स मींस ग्रैन्यूल्स, जैसे आप सैंड के पार्टिकल्स देखते हैं ना, सैंड रेत, रेत के जैसे पार्टिकल्स दिखते हैं ना, वैसे आपको साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा ग्रैन्यूल्स भरे हुए दिखते हैं। ऐसा लग रहा है कुछ तो मैम पार्टिकल्स हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, और बेटा वो बड़े ही ना उसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं। जब ये सेल्स अपने ग्रैन्यूल्स को रिलीज करते हैं ना, तो इनके अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस भरा हुआ होता है, कोई ना कोई चीज भरी हुई होती है। जब ये फूटते हैं, या जब ये फूटते क्या है, जब ये अपना ग्रैन्यूल्स का यूज करते हैं, तो ये उन्हीं सब्सटेंसेस को अपने सेल में से बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है। जब आप माइक्रोस्कोप में ब्लड सेल्स को देखोगे ना बेटा, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे, तो माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप किसी भी ग्रैन्युलोसाइट को देखते हो, तो ग्रैन्युलोसाइट्स में आपको ऐसे डॉट 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 डॉट, यानी कि स्टेन करने पर उसमें बेटा आपको ऐसे ऐसे तिनके तिनके जैसे बेटा वो सैंड जैसे ऐसी चीजें आपको बेटा पार्टिकल्स नजर आएंगे, इसलिए तो वो ग्रैन्युलोसाइट है। समझ गए? यस यस। अब बेटा इसके अलग अलग टाइप्स बता देती हूं मैं आपको। ग्रैन्युलोसाइट है बेटा तीन प्रकार की, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। ए ग्रैन्युलोसाइट बेटा कितने प्रकार की है? मोनोसाइट,
एंड लिम्फोसाइट। इसे फटाफट नोट करो, फिर बेटा हमें टेबल बनाना है, फटाफट फटाफट फटाफट। यार एसी बढ़ा दो, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। डन 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 डन। अब बेटा टेबल बनाएंगे और टेबल में बेटा इसको कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, लेकिन हमारी एक ही टेबल में बेटा सारी चीजें नहीं बन पाएंगी। तो हम पहले ग्रैन्युलोसाइट्स बना के कंपेयर करके पढ़ते हैं, फिर हम ए ग्रैन्युलोसाइट्स को बना के कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। आप चाहो तो कॉपी को लैंडस्केप में कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कॉपियां बहुत पतली पतली होती है, चौड़ाई ज्यादा होती नहीं है, तो आप लैंडस्केप में कन्वर्ट करके इसे कंफर्टेबली बना सकते हो, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो एक टेबल बनाया जाए, सबसे पहले एक टेबल बनाया जाए। चलिए, आई एम सो सॉरी। ऐसा बेटा टेम्परेचर ठंडा करके रखते हैं भैया, 16 पे कर देते हैं लोग। चलिए, ये होगी इनकी प्रॉपर्टी। इसमें बनाएंगे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। अरे यार, ठीक है। हाफ पेज में, अरे भाई लैंडस्केप में करो। एक तो तुम बेटा कंजूस बनना बंद करो, जीवन में इतनी कंजूसी मत करो। लैंडस्केप में करो, लैंडस्केप में करो, और कंजूसी मत करो, फुल पेज में बनाओ। इतना पेज बचा के कहां लेके जाओगे बेटा? मेडिकल कॉलेज में सेम पेज से लिखना है क्या? यहां हम लिखेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां हम लिखेंगे बेटा न्यूट्रोफिल्स, यहां हम लिखेंगे बेसोफिल्स। कुछ भी लिख सकते हो, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, कोई भी चीज लिख सकते हो। यहां हम लिख देते हैं इयोसिनोफिल, ठीक है। देखो, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक जो हमें बेटा, देखो पहला जो पॉइंट है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, कैसे दिखते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। एक तो एनसीईआरटी ने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है, और बेटा आप हर एक सेल को एक दूसरे से अलग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अच्छा, ब्लड सेल्स दिखते कैसे बेटा? देखा कैसे? देखा कैसे ब्लड सेल को? आपने ब्लड सेल को देखा कैसे? तो आप भी कभी आगे जाके बेटा ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपने एक पिन चुभोई और खून निकला, फिर जो खून निकलता है बेटा उसे स्लाइड पे, स्लाइड पता है ना केमिस्ट्री, भाई इतनी तो बेटा केमिस्ट्री बायोलॉजी में स्लाइड्स का यूज किया होगा। इस खून के ड्रॉप को यहां रखते हैं और फिर बेटा दूसरी स्लाइड को लेते हैं, दूसरी स्लाइड को, और दूसरी स्लाइड को इस पे लेके इसको पूरा फैला देते हैं, ऐसे पूरा ऐसे करके, पूरा ऐसे करके उस छोटे से ब्लड के ड्रॉपलेट को पूरा ऐसे फैला देते हैं। फैलाने के बाद उसे स्टेन किया जाता है। स्टेन का मतलब उसे कलर दिया जाता है। माइक्रोस्कोप की मदद से तो देखते हैं भाई, तेरी आंख में तो और मेरी आंख में तो माइक्रोस्कोप नहीं लगा हुआ है, बट मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूं कि देखा कैसे, कि तुमने खून का ड्रॉप लिया और फिर उसको स्लाइड के ऊपर रखा, दूसरी स्लाइड को उसके ऊपर रख के उसको पूरा ऐसे करके खींच दिया। देखो ऐसे समझना, ये एक स्लाइड थी, ये खून का ड्रॉप रखा, ये दूसरी स्लाइड है, और दूसरी स्लाइड से उस ब्लड को पूरा ऐसे फैला दिया, और फिर बेटा तुमने क्या किया, उसको कलर दिया, उसको स्टेन किया। स्टेन करना पड़ता है, जब तक उसको कलर नहीं दोगे तो उसका न्यूक्लियस, उसके अंदर के ग्रैन्यूल्स, ये सारी चीजें बेटा आपको नहीं नजर आएगी। सीआईडी में तो तुमने जरूर देखा है, ठीक है। हाँ, यस, सुनना मेरी बात। अब जब आप उसको बेटा माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हो तो सारी सेल्स कैसी कैसी नजर आ रही हैं,
ये हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा न्यूट्रोफिल, बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं बेटा न्यूट्रोफिल्स की। भाई ये सारे ही सेल्स ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। जब ये सारे सेल्स ग्रैन्युलोसाइट्स हैं तो मैम ऑब्वियस सी बात है इन सब में ग्रैन्यूल तो नजर आएगा, 100% नजर आएगा। सबसे पहले बेटा ग्रैन्यूल की जगह मैं दिखाना चाहती हूँ इनकी न्यूक्लियस कैसी दिखती है। इनकी न्यूक्लियस कैसी दिखती है देखना, बनाओ बनाओ फटाफट से बेटा। थोड़ा सा ना इस ऐसा सा न्यूक्लियस वाला सेल आपने कनेक्टिव टिश्यू में भी बनाया था, ठीक है। ये सारे मैंने इनके न्यूक्लियस बनाए हुए हैं। अब मैं इनके अंदर के ना ग्रैन्यूल्स दिखाना चाह रही हूं, ठीक है। अब मैं इनके अंदर के बेटा ग्रैन्यूल्स दिखाना चाह रही हूं, अभी समझना। मैम सारे के सारे ग्रैन्युलोसाइट्स है, सारे के सारे ग्रैन्युलोसाइट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है मैम कि सब में ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं। इसमें तो कोई दुख दर्द समस्या नहीं है मैम। सबके अंदर मैंने ग्रैन्यूल्स बना दिए क्योंकि आपने बताया ये सारे ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। बट मैम मैं कैसे पहचानूं कि कौन सा ग्रैन्युलोसाइट न्यूट्रोफिल, कौन सा बेसोफिल, कौन सा इओसिनोफिल? तो मैम इनकी न्यूक्लियस देख लो। भाई जब तुम बेटा न्यूट्रोफिल की न्यूक्लियस को देखते हो, ये इसकी न्यूक्लियस है, और जब आप इसकी न्यूक्लियस को देखते हो तो इसकी न्यूक्लियस होती है बेटा मल्टी लोब्ड। कैसी होती है? मल्टी लोब्ड। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी न्यूक्लियस है, 4 न्यूक्लियाई है, नहीं भाई, एक ही न्यूक्लियस में बहुत सारे लोब है। आपको कॉकरोच की टेस्टिस याद आ रही है, जहां आपने और एक ब्लंडर मिस्टेक किया था, जब मैंने आपसे क्लास में पूछा था, तुम्हारी सारी गलतियां याद रहती है मुझे। तुमने कहा था 3 पेयर ऑफ टेस्टिस है, उनकी टेस्टिस ऐसी दिखती थी, तो तुमने इसको देख के कह दिया था कि मैम 3 टेस्टिस इधर 3 टेस्टिस उधर, पर ये एक ही टेस्टिस के 3 लोब्स थे, हिस्से थे। वैसे ही बेटा न्यूक्लियस में मल्टीपल लोब होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, है ना। तो मतलब 2, 3, 4 लोब्ड मल्टीपल लोब्ड हैं। और बेटा ये आपको बहुत क्लियरली ऐसे ही नजर आते हैं, ये आपको बहुत क्लियरली एग्जैक्टली ऐसे ही नजर आते हैं, थोड़ा भी इधर उधर नहीं बेटा, एग्जैक्टली मल्टी लोब्ड। और न्यूट्रोफिल आपको भर भर के नजर आते हैं। जब आप अपने ब्लड को स्टेन करते हो ना, तो न्यूट्रोफिल जो होता है भर भर के आपको नजर आएगा, क्योंकि न्यूट्रोफिल सबसे हाईएस्ट होता है। आपको यहां वहां चारों जहां, यहां वहां सारा जहां देख लिया है, हर जगह न्यूट्रोफिल भरा हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि न्यूट्रोफिल बहुत ज्यादा होता भी है, मैक्सिमम सारे आपके बेटा ग्रैन्युलोसाइट को मिला के मैक्सिमम नंबर में होते हैं ग्रैन्युलोसाइट, और इसीलिए बेटा ये आपको बहुत क्लियरली ऐसे नजर आते हैं। मैम अब आप बता दो बेसोफिल की मैम न्यूक्लियस की क्या हालत है? बेसोफिल की बेटा न्यूक्लियस की क्या हालत है? बेसोफिल का न्यूक्लियस जो होता है मैम एस शेप होता है। देख रहे हो, एस, जैसे मैम का नाम है ना एस से समाप्ति, वैसे ही इसका जो न्यूक्लियस होता है मैम वो एस शेप में होता है, एस शेप्ड, एस शेप्ड, ठीक है, यस। और बेटा जब आप इसके न्यूक्लियस को देखते हो तो इसका न्यूक्लियस होता है जो अभी आप बेटा कान में लगा के बैठे हुए हो, कान में लगा के बैठे हुए फिर भी कहते हो नो वॉइस, नो वॉइस, लाउड वॉइस, लाउड वॉइस, नो वॉइस, हेडफोन। न्यूक्लियस होता है हेडफोन। दिख रहा है बेटा हेडफोन शेप? सब अपने अपने हेडफोन को भी चेक करेंगे, हाँ मैम ऐसा ही होता है, हेडफोन शेप। कोई दुखदर्द समस्या? कोई दुखदर्द समस्या? बाकी बेटा ये तो ग्रैन्यूल्स हैं हमारे, ये क्या है हमारे ग्रैन्यूल। बेटा आपको इनके न्यूक्लियस की अपीयरेंस, इनमें ग्रैन्यूल्स, ये सारी चीजें आपको नजर आ गई, हाँ या ना? हाँ या ना? नेक्स्ट अगली बात करें, अगली बात करें बेटा, एक सेकेंड ये चल नहीं रहा है,
युगल, अगली बात करें, यस एवरीवन, ये चल नहीं रहा है एक तो, और गर्म पानी भिजवाना है। अगली बात करते हैं बेटा, इनका अमाउंट क्या होता है। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इनका अमाउंट क्या होता है। बेटा आपके सारे WBC कुल मिला के 6000 से 8000 है पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। उस 6000 में से 8000 में से हाईएस्ट 60 से 65%, और ब्रैकेट में लिख भी लो क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम तो पूछते ही हैं, बट यहां पे बेटा हर एक सेल का अमाउंट पूछ सकते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली हर एक WBC का नंबर बताया हुआ है, बहुत क्लियरली बताया हुआ है। ठीक है, 60 से 65% बेसोफिल्स। अब मैं आपको बेसोफिल की भी कहानी बताती हूं, या तो आप इसके बारे में ऐसे पढ़ोगे लेस देन 1%, और एग्जैक्ट डेटा अगर आप देखोगे बेटा, और एक तो ये मिनिमम होती है, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, और या तो आप बोल लो ऐसे होती है अप्रोक्सीमेटली 0.5 से 1, 0.5 से 1%, और इओसिनोफिल होता है बेटा 2 to 3%। इओसिनोफिल होती है 2 to 3%। जब हमने बेटा क्लास में हमारे कॉलेज की बात बता रही हूं तो 60 स्टूडेंट्स थे, 60 बच्चे थे, और जब आप ब्लड को स्टेन करते हो तो ब्लड स्टेन करके जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो जैसे मैंने कहा ना, न्यूट्रोफिल्स जहां देखो वहां न्यूट्रोफिल्स नजर आती है, लेकिन बेसोफिल्स जो होती है बहुत ही कम, मतलब एक आधा स्टूडेंट्स क्लास में थे जिनके स्लाइड में बेसोफिल्स नजर आई थी। बड़ा मुश्किल होता है बेसोफिल, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास है नहीं, पर इतनी कम होती है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारी क्लास में इतने बच्चे थे बट एक मुश्किल से एक आधा बच्चों की स्लाइड में बेसोफिल नजर आया। इट इज सो डिफिकल्ट बिकॉज देयर अमाउंट इज सो लीस्ट, सबसे कम है, मिनिमम है लेस देन 1%, या फिर कह लो 0.5 से 1%। इओसिनोफिल कितना हो गया बेटा 2 to 3%। किसी को बेटा कोई दुख दर्द समस्या यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या। मैम अगली बात अगर मैं करूं, ये बनते कहां हैं, तो मैम इसमें तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, इन सब की फॉर्मेशन होनी चाहिए मैम बोन मैरो के अंदर, कॉमन है सबके लिए, इसलिए ऐसे लिख दिया बेटा, कॉमन है सबके लिए इसीलिए ऐसा लिख दिया। इनफैक्ट यहीं पे लिख दो, देयर फॉर्मेशन इज नोन एज ल्यूकोपोएसिस। सारे WBC के फॉर्मेशन के लिए बेटा वर्ड यूज किया जाता है, चाहे ग्रैनुलोसाइट्स हो चाहे ए ग्रैनुलोसाइट्स हो, कॉमनली देयर फॉर्मेशन इज नोन एज ल्यूकोपोएसिस। ल्यूकोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस। यस एवरीवन, यस एवरीवन, डन 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 डन। मैम अगला इसका बताओ फंक्शन। अरे तस्मीत कह रही है मैम 65 + 1 + 3 = 69, वेयर इज द रेस्ट। अरे भाई लिम्फोसाइट्स भी तो है, मोनोसाइट्स भी तो है, ए ग्रैनुलोसाइट्स को भूल गए तुम, इतनी जल्दी भूल गए, इतना कमजोर बेटा तुम्हारा अभी मेमोरी, अभी अभी पढ़ा है। ये तो भाई ग्रैनुलोसाइट्स है, ए ग्रैनुलोसाइट्स भी तो है। 60 से भाई तुम बहुत कमजोर हो, मैथ्स में बहुत कमजोर हो भाई, तुम्हारा दिमाग कैसा चल रहा है। 60 से 65% टोटल WBC का, 60 से 65% ऑफ 6000 से 8000। मारो मुझे भाई मारो, सुनो इधर, फॉर्मेशन हो गया। अब मैम इनके फंक्शन बता दो, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 बेटा, इनकी हम लाइफ स्पैन नहीं लिखते हैं क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन जो होती है ना बेटा वो वेरिएबल होती है, इनका कोई फिक्स लाइफ स्पैन नहीं होता कि मैम 120 दिन ही जिंदा रहेगी, 7 दिन ही जिंदा रहेगी। इनकी लाइफ स्पैन बेटा फिक्स नहीं होती है, इनकी लाइफ स्पैन जो होती है मैम वो वेरिएबल होती है, मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इसीलिए बेटा हम इसकी लाइफ स्पैन नहीं लिखते हैं। ठीक है, यस। फंक्शन बेटा सबसे पहले लिखो, और फंक्शन को हमें लास्ट में टेबल के बाहर समझना पड़ेगा जो इनकी फंक्शंस हम लिखेंगे। जैसे हम न्यूट्रोफिल को बोलते हैं इट इज फैगोसाइटिक इन नेचर,
फैगोसाइटिक इन नेचर का मतलब हम कई बार बेटा समझ चुके हैं, फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। इट इज फैगोसाइटिक इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैगोसाइटोसिस? जितने भी बेटा बाहरी माइक्रोब्स होते हैं उनको एनगल्फ कर लेना, उनको खा लेना और एनगल्फ करके उनको डिस्ट्रॉय कर देना, इस तरीके का जो प्रोसेस होता है उसे बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। तो जो भी सेल्स फैगोसाइटिक इन नेचर होती है वो फैगोसाइटोसिस करती है, यानी कि फॉरेन चीजों को एनगल्फ करके उसको खात्मा कर देना, उसको नष्ट कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। हाँ या ना? ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक इन नेचर। बेसोफिल्स के बारे में लिखो बेटा, पहले लिखो फिर मैं आपको फंक्शन मतलब वो लास्ट पेज में, इसके नेक्स्ट पेज में समझाऊंगी। इट एक्ट्स लाइक मास्ट सेल। पहले तो आंसर दो, इट एक्ट्स लाइक मास्ट सेल। आपने मास्ट सेल कहां पढ़े हैं पहले बताना जरा, देखती हूँ तुम्हारे बेटा छोटे से दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, थोड़े से अपने बेटा छोटे से दिमाग पे थोड़ा सा कृपया करके जोर डालिए, डालिए 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 जी, बताइए कहां पढ़े थे मास्ट सेल के बारे में, कहां पढ़े थे, कहां पढ़े थे मास्ट सेल के बारे में? कनेक्टिव टिश्यू में कई करोड़ों साल पहले पढ़े थे क्या? अभी अभी पढ़े थे ताजा ताजा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। और आपने बेटा मास्ट सेल का क्या फंक्शन बोला था, मास्ट सेल क्या करती है? तीनों कहानी बताओ उसकी जो मैंने लिखा था। मास्ट सेल सिक्रीट हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन, हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन। और हमने ये बात लिखी है कि बेसोफिल एक्ट्स जस्ट लाइक मास्ट सेल, बिल्कुल मास्ट सेल की तरह काम कर रहा है, यानी हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन सिक्रीट कर रहा है, वही चीज कर रहा है। हेपेरिन क्या था? एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट था, क्लॉटिंग नहीं होने दे रहा बॉडी के अंदर, बॉडी ब्लड क्लॉट थोड़ी हो रहा है नेचुरल कंडीशंस में, बॉडी के अंदर क्लॉट होना भी नहीं चाहिए, है ना? एंटीकोगुलेंट, क्लॉट नहीं, क्लम्पिंग नहीं होने दे रहा, क्लम्पिंग नहीं हो रहा, ब्लड एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट, है ना? कोगुलेंट या क्लॉट, समझ रहे हो मेरी बात? यस, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, क्लॉट्स नहीं बन रहे, नॉर्मली नेचुरली बेटा एंटीकोगुलेंट की तरह काम कर रहा है। जब चोट लगेगी तब क्लॉट बनता है ना। हेपेरिन इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। हिस्टामिन और सेरोटोनिन क्या करते थे, याद आ रहा है किसी को? हिस्टामिन, हिस्टामिन इज अ वैसोडाइलेटर। जब जब हिस्टामिन ब्लड वेजल्स पे काम करता है, आपकी ब्लड वेजल डायलेट कर जाती है, चौड़ी हो जाती है। आपको अगर याद नहीं आ रहा है ना, मैं वापस से लिख दूंगी, पर बेटा आपको याद आना चाहिए, मैं लिखवा तो दूंगी। हिस्टामिन ब्लड वेसल को चौड़ा कर देता है और सेरोटोनिन क्या करता है, उसी ब्लड वेसल को नैरो भी कर सकता है, नैरो पतला कर देना, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ये बिल्कुल उसी मास्ट सेल की बहन है बेटा, उसी की तरह काम करती है। इट एक्ट्स लाइक मास्ट सेल टू सिक्रीट हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। इनके फंक्शंस जिनको याद नहीं आ रहे तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख दूंगी, इनके फंक्शन जिसको याद नहीं आ रहे मैं नेक्स्ट पेज में लिख दूंगी, ठीक है? मैम इओसिनोफिल क्या करती है बेटा? जब जब आपको कोई भी पैरासाइट का इंफेक्शन होता है, पैरासाइट्स होते हैं ना बेटा, एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स, जैसे बेटा ये भी तो एक पैरासाइट है जो तुम्हारे, मेरे नहीं है भाई, तुम्हारे, तुम में से कई लोगों के होंगे जो शैम्पू नहीं करते हैं और बेटा सर से सर मिलाते हैं उन लोगों के जिनके वो है, क्या बोलते हैं उसको, हेड लाइस। बड़ी समस्या होती है भाई, फैलती है बहुत गंदी तरीके से, हॉस्टल्स में खास करके। हेड लाइस जो होती है एक्टोपैरासाइट, बॉडी के ऊपर बैठी होती है ना? एक्टोपैरासाइट, ये भी तो पैरासाइट ही है। जू बोलते हो हिंदी भाषा में, छी भी करने की जरूरत नहीं है, लेके भी बैठे होंगे कई बच्चे, ठीक है? स्कूल्स में बड़ी समस्या होती थी भाई, बगल वाली लड़की बैठी हुई है, सर पे जू है, सर से सर मिलाएगी, जू फैलाएगी बेटा, ऐसे करते थे, ठीक है? मम्मियां बहुत मारती है, जू लेके आ गई है घर में, इसको अलग तकिए पे सुलाओ, क्योंकि जू बहुत मूव करती है ना बेटा जल्दी जल्दी, है ना? तो जैसे ये होती है बेटा, ये एक्टोपैरासाइट्स है, बॉडी के अंदर रहने वाले भी बेटा कुछ पैरासाइट्स होते हैं,
जो बॉडी के अंदर रहते हैं, आपकी भी बॉडी के हैं, जो मैं आगे पढ़ाऊंगी बेटा, है ना। यस, एस्कैरिस होता है, मैं पढ़ाऊंगी, आपने ये नाम नहीं सुने होंगे, मैं आगे, लाइस जू तो सुना है ना। तो जब आपकी बॉडी के अंदर कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, ये वाला नहीं बोल रही हूँ, बॉडी के अंदर कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, एनसीईआरटी कहती है कोई हेलमिंथ, हेलमिंथ्स क्या होते हैं बेटा, वर्म्स होते हैं, हेलमिंथ वर्म्स होते हैं, हेलमिंथ्स होते हैं, वर्म्स होते हैं। कोई कोई बच्चे कह रहे हैं लड़कियां, लड़कियां नहीं है भैया, लड़कों के सर पे भी होते हैं, देखना, जेंडर बायस, तुम लोग यार कैसे हो, ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं मैंने जूं लेके घूमते हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो, और गंदी बातें करते रहो बेटा क्लास में। मैंने समझा दिया, जूं होता है, लाइस होता है, पढ़ोगे भी, ठीक है। अब तुम्हें इतना भी बेटा बोलने की जरूरत नहीं। अब सुनो सुनो सुनो, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में या कोई वर्म का इन्फेक्शन होता है, जैसे हेलमिंथ मैं बोल रही हूँ, वर्म्स होते हैं, ऐसे केसेस में आपके इओसिनोफिल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। जब आपको कोई एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो एलर्जी के वक्त में भी इओसिनोफिल बढ़ जाते हैं। ये एलर्जी को रोकने के लिए बढ़ते हैं बेटा। आपके जब एलर्जिक रिएक्शन होती है ना, तो आप छींके मारते हो, रेडनेस हो जाती है, आंखों से पानी निकलता है, नाक से पानी निकलता है, उस एलर्जी के रिएक्शन को कम करने के लिए ये सेल्स बढ़ती हैं। बेसिकली ये एंटी एलर्जिक होती हैं। ये बहुत एक मैं इंपॉर्टेंट बेटा कंसेप्ट बता रही हूं, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये एलर्जी में बढ़ती हैं मतलब ये एलर्जी करवाती हैं, नहीं, ये एलर्जी में बढ़ती हैं पर ये एंटी एलर्जिक होती हैं। एंटी एलर्जिक कैसे काम करती है अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो फिलहाल मैंने यहां पे लिखा देयर नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, जैसे ब्रैकेट में लिखो बेटा हेलमिंथ्स या वर्म्स, एंड ड्यूरिंग एलर्जी। बट ये होती क्या है बेटा, बट दीज आर एंटी एलर्जिक। मैं ये 2-3 पॉइंट्स को टेबल के बाहर बेटा आपको समझाती हूं, ठीक है। आप पहले टेबल बना लीजिए, दीज आर एंटी एलर्जिक। टेबल के बाहर में ये ना एंटी एलर्जिक के जैसा कैसे काम करती है, मास्ट सेल का बेटा हिस्टामिन, सेरोटोनिन और बेटा हेपारिन, ये क्या कर रही होती है। हालांकि बेटा ये ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, फिर भी कई सारे नए बच्चे होंगे जिनको नहीं पता है, तो मैं उनको भी ये वाली चीज समझा दूंगी। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। और जब बेटा डन हो जाए तो थम्स अप दे दीजिएगा। तुम जो लड़कियां कर रहे हो ना बेटा, फिर तुम जेंडर बायस वाली बातें कर रहे हो, फिर मैं अभी कुछ बोलूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। हाइजीन के मामले में भी बेटा कई लड़के बड़े बहुत गजब के हाइजीनिक होते हैं। हॉस्टल्स में देखोगे ना, एक ही टॉवल में 5 लोग नहा रहे होते हैं, एक ही साबुन ने 10 लोग उसको घिस रहे होते हैं, एक ही कंघा है पूरे हॉस्टल में बट रहा होता है, तो तुम तो बोलो ही मत। हाँ बड़े आए, चलो ज्यादा बन रहे हैं। तो भाई जिसको जैसे रहना होता है, इट्स नॉट जेंडर वाला, ये तो बेटा अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है, लड़का हो या लड़की, ये तो खुद की बेटा सोच है तुम्हें कैसे रहना है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो ना अपनी बारे में कह रहे हैं दिस इज भाईचारा, दिस इज ब्रदरहुड, वो बहुत बहुत कूल लग रहे हैं हम ये बोल के। आओ बेटा मैं तुम्हें समझाती हूं। एक तो बेटा नोट डाल के ये पॉइंट्स लिखो, एक तो ये नोट डाल के पॉइंट्स लिखिए कृपया करके, मेहरबानी कीजिए। फैगोसाइटिक मतलब एनगल्फ मतलब खा लेना, माइक्रोब्स एंड डिस्ट्रॉयज इट। इसका मतलब समझ में आ गया बेटा, फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर मैं आपको बेसोफिल से जो ये केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, हालांकि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ये कनेक्टिव टिश्यू में,
पर फिर भी कई सारे नए बच्चे होंगे, हमारे सबसे प्यारे प्यारे जग से न्यारे अर्जुना 2.0 के बहुत ही बेटा शांत सुशील एकदम बच्चे, उनके लिए बेटा मैं ये कहना चाहूंगी कि बेसोफिल्स का फंक्शन मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। बेसोफिल्स में ये जो बेटा आपने पढ़ा हेपैरिन, ये हेपैरिन रिलीज करती है। हेपैरिन का काम होता है बेटा, ये एक एंटी कोगुलेंट है, नेचुरल एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट। फिर आपने पढ़ा बेटा हिस्टामीन, हिस्टामीन का मतलब होता है वेजोडाइलेटर, वेजोडाइलेटर, ब्लड वेजल को डायलेट करने वाले लोग नहीं, वेजो और ब्लड वेजल को डायलेट करने वाला केमिकल। ब्लड वेजल अगर इतना चौड़ा था तो जब हिस्टामीन काम करेगा तो अब वो इतना चौड़ा हो जाएगा, ब्लड वेजल को डायलेट कर दिया, डायलेट कर दिया, ठीक है। यस, हेलमिंथ का मतलब होता है बेटा, हेलमिंथ का मतलब वर्म्स, हेलमिंथ्स, है ना। यस, अब देखो टेबल कंप्लीट हो गया, टेबल कंप्लीट हो गया। सेरोटोनिन, ए ग्रैन्युलोसाइट्स अब हम अगले टेबल में करेंगे, ग्रैन्युलोसाइट्स कंप्लीट हो गया। सेरोटोनिन, इसका मतलब होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये ब्लड वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, ब्लड वेजल, और ये भी एक ब्लड वेजल, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। और एक मैं आपको बता देती हूं, ये जो आपने लिखा है ना इओसिनोफिल, ये नीट में आ गया था क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि एलर्जी में इंक्रीज होती है, पर ये एंटी एलर्जिक होती है, और इसी से रिलेटेड सवाल आपके नीट में आया था। मैंने बोला कि मैम ये एंटी एलर्जिक होती है, एंटी का मतलब अपोजिट। जब आप इसे एंटी एलर्जिक कहते हैं तो मैम ये एलर्जिक रिएक्शन को कम कैसे कर रही होती है, जरा बताना, समझना मेरी बात बेटा ध्यान से। मधुमक्खी का एक एग्जाम्पल दिया था और मैंने कहा था जब तुम बेटा एलर्जी समझ लो, कोई भी एलर्जी, जैसे तुम्हें पोलन ग्रेन से एलर्जी हो रही है, डस्ट से एलर्जी हो रही है, तुम छींके मार, इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में। जब आपको एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, जब आपको बेटा बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती है ना, एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से तुम्हें इन्फ्लेमेशन होती है। और ये इन्फ्लेमेशन कौन करवाता है, ये हिस्टामीन। तुम्हें इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब मैम ने तुम्हें बताया था, रेडनेस, स्वेलिंग, स्नीजिंग एक्सेट्रा। और मैम ये इन्फ्लेमेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, हिस्टामीन। हिस्टामीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा केमिकल दैट कॉजेज दिस एलर्जिक रिएक्शन, हिस्टामीन की वजह से बहुत ज्यादा होता है। मैं बोल रही हूं कि मैम इसी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को कम करने के लिए आपकी इओसिनोफिल आ जाती है, और इओसिनोफिल बेटा इस एलर्जिक रिएक्शन को कम करती है। कैसे पता है, एंटी एलर्जिक होती है बिकॉज इट सिक्रीट्स एंटीहिस्टामीन, अपोजिट ऑफ हिस्टामीन, इट सिक्रीट्स एंटीहिस्टामीन नोन एज हिस्टामिनिडेज। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट ये आपके पेपर में आया हुआ था, ये आपके पेपर में आया हुआ था बेटा। जब आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपकी बॉडी में एलर्जी हो रही है, तो हिस्टामीन का बहुत ज्यादा बेटा मात्रा बढ़ गई। हिस्टामीन ने वो सारे रिस्पॉन्सेस कराए जो तुम्हें इन्फ्लेमेशन में दिख रहे हैं। इओसिनोफिल कहती है आजा मैं तेरी बैंड बजाती हूं, क्योंकि मैं जब इंक्रीज होऊंगी तो मैं एक हिस्टामिनिडेज नाम का एंजाइम रिलीज करूंगी। हिस्टामिनिडेज इज एंटी हिस्टामिन। एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट। एंटी का क्या तात्पर्य है बेटा, एंटी का मतलब होता है जो हिस्टामीन के विपरीत काम करे, हिस्टामीन के विपरीत काम करे, हिस्टामीन के अपोजिट काम करे, हिस्टामीन के अपोजिट काम करे, ये इसके बेटा इफेक्ट को कम कर देता है। और इसीलिए बेटा आप कहते हैं कि ये एंटी एलर्जिक है। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया, एनसीईआरटी में सीधा प्लेन दिया हुआ है। डन 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 बेटा हो गया है, तो एक बारी थम्स अप दे दीजिए। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो बेटा एक थम्स अप दे दीजिए। फिर हम एक ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में भी एक छोटा सा टेबल बना के पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा टेबल है, ये आपके आधे पेज में आ जाएगा अगर आप चाहो तो।
डन 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 डन। सारे बच्चों का हो गया है ना बेटा, पक्की बात, फिर पीछे नहीं होगा बेटा ये कि पीछे कर दो पीछे कर दो। चलो एक टेबल बनाते हैं बेटा फॉर योर ए ग्रैन्युलोसाइट्स। एक टेबल बनाते हैं। आप चाहो तो बेटा, वैसे हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आप न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और जब आप मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स लिख रहे हैं तो आप ए ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक यहां आप लिखोगे बेटा आपकी मोनोसाइट, और यहां आप लिखोगे बेटा आपके लिम्फोसाइट्स। बेटा रिवीजन के लिए मैं आपको एक चीज बताती हूं, आप एक शीट लेना और आप उस शीट के अंदर थोड़ी सी बड़ी शीट लेना, और बड़ी शीट लेने के बाद लैंडस्केप में ना भी करो तो चलेगा, लैंडस्केप में ना भी करो तो चलेगा, हाफ पेज में हो जाएगा। ठीक है, आप ये क्या करेंगे बेटा, एक चार्ट पेपर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा A4 शीट से बड़ा होना चाहिए, और उसी बेटा शीट में या फिर A4 शीट ही लेना, उसे लैंडस्केप में सारे बेटा WBCs को पैरेलल लिख के आप सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख के अपने टेबल के आगे बेटा चिपका देना, और टेबल के आगे चिपकाने के बाद डेली उसे देखोगे तो आपको सारी प्रॉपर्टीज बार बार लर्न हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में मोनोसाइट्स की। तो सबसे पहले बेटा इसकी शक्ल सूरत बनाई जाएगी, यानी कि इसकी अपीयरेंस देखी जाएगी, कैसे दिखते हैं ये। जैसे आपने न्यूट्रोफिल्स को बनाया, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियाई बनाया, आपने बेसोफिल्स को बनाया, एस शेप न्यूक्लियाई बनाया, आपने इओसिनोफिल को बनाया, आपने हेडफोन शेप न्यूक्लियाई बनाया, और सब में ग्रैन्यूल्स बनाए, क्योंकि सारे क्या थे बेटा, सारे आपके ग्रैन्युलोसाइट्स थे। जब मैं आपको एक ग्रैन्युलोसाइट्स बताऊंगी, एक तो बेटा मोनोसाइट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा का मतलब होता है लार्जेस्ट WBC, लार्जेस्ट सबसे बड़ा WBC जो होता है वो मोनोसाइट होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसा होता है, बोलते हैं हॉर्स शू शेप। हॉर्स का जो शू देखोगे हॉर्स शू शेप है, इसे किडनी शेप भी बोलते हैं, इसे बीन शेप भी बोलते हैं। इस वाले पॉइंट से मोनोसाइट्स में बेटा सवाल आ सकते हैं। ठीक है, और ग्रैन्यूल्स तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ग्रैन्यूल्स तो है ही नहीं मैम। तो एक तो हमें कहना है कि इसकी जो न्यूक्लियस है वो कैसी है मैम, हर एक बेटा WBC के न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस की ही शक्ल सूरत सब में कितनी अलग अलग है ना। तो न्यूक्लियस में हम लिख रहे हैं बेटा हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप, या किडनी या बीन शेप, एक ही बात है। एंड एक और चीज मैंने आपको बोली, दिस इज द लार्जेस्ट WBC, दिस इज बेटा लार्जेस्ट WBC, इसको स्टार मार्क करिए, दिस इज द लार्जेस्ट WBC, इसको स्टार मार्क करिए, इसको स्टार मार्क करिए। ठीक है, बात करते हैं मैम लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट मैम बड़ा ही सिंपल सा है, सीधा सा है, बट इसका काम बहुत ही बेहतरीन है। लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस आप देखो, सिंपल सा सीधा सा, कोई तामझाम नहीं है, राउंड न्यूक्लियाई है, जैसे हम एक्चुअल में न्यूक्लियस को बनाते हैं, इमेजिन करते हैं, इसका न्यूक्लियस एक्चुअल में वैसा ही है। ये इसका बेटा जो न्यूक्लियस होता है वो होता है राउंड, राउंड न्यूक्लियाई, राउंड न्यूक्लियाई, ज्यादा कोई तामझाम नहीं है। ना ग्रैन्यूल्स मैंने यहां बनाए, ना मैंने ग्रैन्यूल्स यहां बनाए, क्योंकि बेटा ये तो एक ग्रैन्युलोसाइट्स है। ठीक है, हाँ जी, फिर बात करते हैं बेटा क्या, फिर बात करते हैं इनके नंबर की। नंबर आपके टोटल WBC कितने थे, 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, उसका 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स, उसका 0.5 से 1% बेसोफिल, उसका 2 से 3% इओसिनोफिल, उसका बेटा
उसका बेटा 6 से 8% मोनोसाइट और उसका बेटा 20 से 25% आपके लिम्फोसाइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। इनके नंबर्स तो बहुत ही क्लियरली एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं, यहां से सवाल आता है। मैम देखो फॉर्मेशन की तो कोई बात ही नहीं है, इन सबका फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होगा मैम, हमने तो देख ही लिया था रेड बोन मैरो, तो सबके लिए कॉमनली हम लिख सकते हैं बेटा बोन मैरो। बोन मैरो मतलब रेड बोन मैरो बेटा, रेड बोन मैरो हमने जब आरबीसी बनाई थी हमने लिखा हुआ था ना, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। यहां पे भी ल्यूकोपोएसिस बोलोगे। किडनी के आगे क्या लिखा हुआ है? किडनी के आगे लिखा हुआ है बीन शेप बेटा, बीन। राजमा देखते हो? राजमा देखते क्या हो, खाते भी तो हो। हॉर्स शू शेप, किडनी शेप या फिर बीन शेप, ठीक है। अब बेटा आते हैं इसके फंक्शन पे, अब बेटा आते हैं इसके फंक्शन पे, क्या फंक्शन कर रही होती है इसके भी बेटा हमें लाइफ स्पैन नहीं देखनी है, क्योंकि अलग अलग सेल की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। सुनिए मेरी बात, सुनिए सुनिए जी। मोनोसाइट्स जस्ट लाइक द न्यूट्रोफिल्स, जैसे आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं फैगोसाइटिक इन नेचर, जितने भी माइक्रोब्स हैं बेटा उसको एनगल्फ कर लेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, वैसे ही बेटा मोनोसाइट्स भी क्या होते हैं? फैगोसाइटिक इन नेचर। तो आपसे अगर पूछे बताओ वो वाला WBC जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स में फैगोसाइटिक है तो आपका मोनोसाइट, जो ग्रैन्युलोसाइट में फैगोसाइटिक है न्यूट्रोफिल। सो दिस इज फैगोसाइटिक इन नेचर। और अगर मैं इसकी बात कहूं बेटा तो इट हैज अ रोल इन इम्यूनिटी, आपकी जो इम्यूनिटी है भाई, और इसके लिए तो बेटा एक पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको, ये इतना एक लाइन में आप क्या ही पढ़ोगे, इसके लिए तो पूरा चैप्टर है, इसके लिए तो पूरा चैप्टर बेटा आप नोट करो, मैं साइड में हूं, इसके लिए तो पूरा चैप्टर पढ़ोगे बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी में क्योंकि बेटा लिम्फोसाइट्स के बारे में दिया हुआ है तो हम एक नोट बना के लिम्फोसाइट्स के बारे में लिखेंगे। आपको 12वीं कक्षा में लिम्फोसाइट्स विच इज बेटा अ टाइप ऑफ WBC, इसकी पूरी कहानी पढ़नी है, क्योंकि आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर में जो 12वीं में है उसमें दिया हुआ है बेटा कि आपकी इम्यूनिटी कैसे कैसे बिल्ट होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से सेल्स होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी जो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा हमने टेबल बना के सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है। मेडिजी ओपी लिख रहा है बच्चा, हाँ धन्यवाद। चलिए बेटा, यस एवरीवन, डन 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 डन, थैंक यू बेटा वंश, डन 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 डन। पहले एक नोट डाल के उस बात को लिखते हैं, फिर एनसीईआरटी से लिम्फोसाइट्स को बेटा सॉरी व्हाइट ब्लड सेल्स को रीड करते हैं, फिर प्लेटलेट्स के बारे में बेटा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो एक नोट डालिए मेरे प्यारे सपोलो, एक नोट डालिए, और इस नोट में बेटा हम लिखना चाहेंगे कि मैम ये जो आपने लिम्फोसाइट्स बताए जो हमारी इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये लिम्फोसाइट्स होते हैं मैम 2 प्रकार के जो हमें 12वीं में पढ़ने हैं। एक होते हैं बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स, एक होते हैं बेटा टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स। किसको बी बोला, क्यों बोला, किसको टी बोला, क्यों बोला, ये बाद की कहानी है, ये यहां की कहानी नहीं है। टी सेल या टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स। बेटा टी सेल्स फर्दर अलग अलग टाइप के होते हैं, टी सेल्स फिर अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है हेल्प करने वाला टी सेल, TH, इसे बोलते हैं हेल्पर टी सेल। आपको इसके बारे में कोई कहानी नहीं बेटा पता होनी चाहिए, आप एक छोटा सा नोट बना के लिख लो, इतना लोड मत लेना कि इसे समझा दो मैम, इसे मैम यहाँ पे समझा ही नहीं सकती है क्योंकि ये इम्यूनिटी का बेटा है टॉपिक, ठीक है। तो यहां सिर्फ मैंने थोड़ा सा बेटा आपको दे दिया क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है तो छोड़ नहीं सकती, तो थोड़ा सा बता दिया कि भाई ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इनका नाम ऐसा क्यों है, इनका फंक्शन क्या है, वो वहां की बात है। टी हेल्पर सेल, TC साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसे किलर टी सेल भी बोलते हैं,
है ना। सप्रेसर टी सेल, बस इतना ही लिख लो, इतना काफी है। मेमोरी टी सेल्स भी होते हैं, बट अभी आप लिखो मत, इतना ही, इतना ठीक है बेटा। पहले इसे डन 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 कीजिए, फिर एनसीईआरटी से मैं रीड कराऊंगी, ठीक है। जब बेटा लिख ही लिया है, फिर मैम लिखवा दो, चलो लिख लो मेमोरी टी सेल, ठीक है। इसमें भी होते हैं बेटा बहुत सारे टाइप्स, बट अभी काम के नहीं है, यही तो बोल रही हूँ। पहले एनसीईआरटी से रीड करा दूं यहां तक, पहले एनसीईआरटी से रीड करा दूं यहां तक। यस एवरीवन, प्रेरणा बेटा धन्यवाद। चले आगे बढ़े, एनसीईआरटी से पढ़े। क्या आप लोगों ने बेटा यहां तक कर लिया है? तो क्या आगे बढ़े? टेक 30 सेकेंड्स मोर, 30 सेकेंड्स ले लीजिए, पर जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हाँ जी, डन। चलिए एक बारी ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या कहती है हमारी प्यारी प्यारी एनसीईआरटी। देखिए प्यारे बच्चों, चलिए। ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि WBC, एज दे आर कलरलेस। बोला तो व्हाइट है, पर कलरलेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कलरलेस, व्हाइट इज अ कलर, बट कलरलेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। दे आर न्यूक्लिएटेड, ऑफकोर्स न्यूक्लिएटेड है। इनफैक्ट न्यूक्लियस तो इनका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि किसी में मल्टी लोब न्यूक्लियाई, किसी में एस वाली न्यूक्लियाई, किसी में हेडफोन वाली न्यूक्लियाई, किसी में हॉर्स वाली न्यूक्लियाई, किसी में राउंड न्यूक्लियाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड रिलेटिवली लेसर इन नंबर, एवरेज होता है 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ योर ब्लड। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। देखो इसकी लाइफ स्पैन नहीं दी हुई है, बट इसीलिए मैं एनसीईआरटी रीड कराती हूँ, ताकि आपको एनसीईआरटी की लाइन्स अगर कुछ लिखी हुई है तो हमें पता चल जाए। शॉर्ट लिव्ड मतलब इनका जीवन काल बहुत कम समय का होता है, क्योंकि बेटा ये बॉडी में किसी ना किसी चीज से फाइट कर रही होती है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं जीती है, कम लाइफ स्पैन होती है, लेकिन कितनी होगी एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ बेटा WBC, one is granulocyte and the other one is agranulocyte, ठीक है। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट। मैम न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल ये अलग अलग प्रकार की ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, ठीक है। while the lymphocytes and monocytes are the agranulocytes, जबकि lymphocytes और मैम मोनोसाइट्स वो agranulocytes है, क्योंकि उनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं है। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट, सबसे अबंडेंट सेल जो है मैम WBC की वो है न्यूट्रोफिल, अप्रॉक्स 60 से 65% ऑफ द टोटल WBC। बेसोफिल्स बेटा सबसे कम है, लीस्ट 0.5 से 1%, है ना। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स का परसेंटेज ब्रैकेट में दिया हुआ है 6 to 8%। इसको ना बच्चे अच्छे से रीड नहीं करते हैं, इसको बच्चे अच्छे से रीड नहीं करते, उनको लगता है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स और ब्रैकेट में दिया हुआ है 6 से 8%। बेटा मोनोसाइट के ब्रैकेट में दिया हुआ है 6 से 8%, तो मोनोसाइट का परसेंटेज जो होता है वो होता है 6 से 8%, ठीक है। यहां पे ये बताने की कोशिश की है कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों ही फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, दोनों फैगोसाइटिक होते हैं। इसका मतलब है डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी, जितने भी फॉरेन पैथोजेंस अंदर आ रहे हैं उनको बेटा किल कर देना, ठीक है। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। ये बेटा मास्ट सेल की तरह काम करिए, मास्ट सेल इन्फ्लेमेशन ही कराता है, मधुमक्खी का एग्जांपल दिया था मैंने। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन मतलब यही रेडनेस, स्वेलिंग, हिस्टामिन का भी रोल होता है, हिस्टामिन का मेजर रोल होता है, ठीक है। तो बोलते हैं ये सेल्स जो होती है मैम इनमें हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन है, जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। इओसिनोफिल जो कि होती है 2 से 3%, इट कैन रेजिस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शंस को रेजिस्ट मतलब रोक सकती है, एंड आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। तो हेलमिंथ इन्फेक्शन में भी बढ़ा, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी बढ़ा, एलर्जिक रिएक्शन में भी बढ़ा, पर एंटी एलर्जिक, अपोजिट एंटी एलर्जिक।
लिम्फोसाइट्स होते हैं 20 से 25% बेटा. दे आर ऑफ टू टाइप, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. बोथ बी एंड टी lymphocytes are responsible for immune responses of the body. We have included beta each and every point of your NCERT in the flowcharts, in the table. सब कुछ कवर कर लिया है हमने. तो बी और टी में, तो टी के मैंने टाइप्स भी बता दिए, वो तो 12वीं की बात है, 12वीं में पढ़ोगे. नेक्स्ट बेटा हमें जो पढ़ना है, लास्ट फॉर्म्ड एलिमेंट. एक बार बेटा, एक बार ये डायग्राम देखो, एक बार ये डायग्राम देखो, एक बार ये एनसीईआरटी के ये डायग्राम देखो. आरबीसी बनाया हुआ है, आरबीसी आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए. प्लेटलेट्स अभी मैंने बनाए नहीं है, समझाया नहीं है, तो प्लेटलेट्स में अभी तो मैं समझाऊंगी. ठीक है, आप ईओसिनोफिल को कृपया करके अपनी एनसीईआरटी में ध्यान से देखिए. हेडफोन शेप न्यूक्लियाई बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए. हेडफोन शेप न्यूक्लियाई बनाया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. बेसोफिल में ये देखो एस शेप न्यूक्लियाई, बेसोफिल में दिख रहा है एस शेप का न्यूक्लियाई बनाया हुआ है, अंदर एस शेप का न्यूक्लियाई बनाया हुआ है. न्यूट्रोफिल में देखो मल्टीलोब्ड न्यूक्लियाई, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियाई. मोनोसाइट में देखो हॉर्स शू शेप न्यूक्लियाई, और सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी बनाया है, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी बनाया है. लिम्फोसाइट्स में बेटा टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट दिखाए हुए हैं, लेकिन सबके न्यूक्लियस जो हैं बेटा वो राउंड ही दिखाए. अच्छा एक चीज बताओ, जैसे तुम्हें टी और बी में डिफरेंस अगर पता करना है तो तुम एक चीज देखना, टी लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा बनाया हुआ है, बहुत बड़ा बनाया हुआ है टी लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म बहुत कम दिख रहा है साइड में, टी लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस बहुत ही बड़ा बनाया हुआ है. बी सेल या बी लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस थोड़ा सा छोटा है और साइटोप्लाज्म ज्यादा दिख रहा है. क्योंकि बेटा आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए. यस ओके गायत्री, हाँ जी हाँ जी हाँ जी. एनसीईआरटी नहीं है तो बेटा बहुत बधाई हो, आप मिठाई बंटवाइए इस चीज के लिए. मेरे पास भी भिजवा देना, मिठाई मत भिजवाना, कुछ नमकीन भिजवाना बेटा, मैं भी खाऊंगी. ठीक है, एनसीईआरटी नहीं है. बॉडी फ्लूइड्स में पहुंच चुके हैं, एनसीईआरटी नहीं खरीदा है, कि मुहूर्त का वेट कर रहे हो क्या? चलो लास्ट बेटा जो हमें फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ना है वो है हमारा ब्लड प्लेटलेट, जिसे हम बेटा थ्रोम्बोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट के भी नाम से जानते हैं. यस हाँ, चलिए जी. ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में एक बात जो सारे बच्चे बेटा मैथ्स की तरह तो नहीं करेंगे इसे, एक बात जो शायद सारे बच्चों को पता होगी वो होगी मैम ब्लड क्लॉटिंग कराता है, ब्लड क्लॉटिंग कराता है, ब्लड क्लॉटिंग कराता है. बिल्कुल सही, ब्लड क्लॉटिंग तो कराता ही है मैम. ब्लड प्लेटलेट्स, पहले तो मैं बेटा आपको एनसीईआरटी में ना बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हुई है ब्लड प्लेटलेट से रिलेटेड. पहले तो बेटा हम इसके नंबर को देखेंगे, इनका नंबर कितना होता है, व्हाट इज देयर नंबर. क्योंकि मैम आरबीसी के बाद अगर कोई हाईएस्ट है तो वो है ब्लड प्लेटलेट्स, और फिर आते हैं मैम आपके डब्ल्यूबीसी. इनका नंबर होता है बेटा 1.5 लाख. किसी को डेंगू हुआ है कभी? डेंगू मेरे को हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर, तब ना मेरी मतलब नवंबर का टाइम था, अक्टूबर एंड और नवंबर, पर MM³ ऑफ ब्लड. इतने सारे बैचेस चल रहे थे और डेंगू हो गया बेटा, है ना. और भैया प्लेटलेट्स कम होते रहते हैं उसमें, प्लेटलेट्स कम होते रहते हैं, प्लेटलेट्स कम होते रहते हैं. ठीक है, और ये जो लैक्स में प्लेटलेट्स आपको दिखती है ना बेटा, ये थाउजेंड्स में आ जाती है, थाउजेंड्स में हो जाती है. थाउजेंड्स में आ जाती है, बड़ी कम हो जाती है. और प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई. आपको पता है जब बहुत सीवियर डेंगू होता है ना, पता नहीं कितने बच्चों को हुआ है, बहुत सीवियर मतलब एक्सट्रीम केसेस में आप अगर मतलब प्लेटलेट्स क्लॉटिंग कराती है ना बेटा, क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लेटलेट्स का. जब बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाती है, मतलब एक सिंपल सा अगर आपको चोट लग जाए ना, जैसे आपने ब्रश किया तो कई बार ब्रश करते करते गम्स पे हिट हो जाएगा, ब्रश कभी कभी हिट हो जाता है, तो जब ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है ना, तो ब्लीडिंग बेटा रुकती नहीं है, क्लॉट नहीं हो पाता, इतनी इंपॉर्टेंस है. और इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है, सोचो. और वही इंटरनल ब्लीडिंग बेटा जो होती है सबसे एक्सट्रीम केस में होता है, और वही बहुत खतरनाक होता है. ब्लड प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, 1.5 लाख से 3.5 लाख है पर MM³ ऑफ ब्लड. ठीक है, फिर मैं बात कर रही हूं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही हुई है एनसीईआरटी ने.
पहले आप इसको लिखिए, फिर मैं आपको ऐसे डायग्राम से समझाऊंगी। इनका जो फॉर्मेशन होता है ना मैम, इनका जो फॉर्मेशन होता है हम ऐसे लिखेंगे, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। समझना बेटा, समझना, इसको स्टार मार्क भी कीजिए बेटा। पता है बोर्ड पे लिख लिख के ना मेरी ये गर्दन दर्द हो रही है यार। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब, इंटरनल मतलब अंदर अंदर बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, इंटरनल ब्लीडिंग। पता है ऐसे लिख लिख के ना बेटा मेरा गर्दन दुख रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे लिखूं, पर ऐसे कहाँ लिखूं बेटा, धरती पे लिखूं क्या? इतना क्लासेस हो जाती है कभी कभार ना बेटा कि मेरी गर्दन दर्द होने लगता है बेटा। ऐसे बेटा गले पे ना वो पट्टा सा नहीं होता है वो बांध के आऊंगी अगली बार, फिर ऐसे ऐसे करके क्लास लूंगी, ठीक है? बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है ऐसे करूं, ऐसे ऐसे नहीं किया जा रहा, ठीक है? फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। अब समझना बेटा, आप कहोगे ए देखना, कह रहे मैम गला दबा दूं आपका, हाँ यही बचा है, खिलाई दबा दूं आपका। सुनो मेरी बात बेटा, आप कहोगे कि मैम कल की क्लास में तो आप बता रहे थे कि स्टेम सेल से बनते हैं, स्टेम सेल से बनते हैं, आज तो मैम आपने वक्त और जज्बात बदल के कह रही हो मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं। मैम एक चीज बताओ कौन सी सही होती है, सही बताओ मैम, या तो स्टेम सेल से बन रहे होंगे या तो मेगा कैरियोसाइट से बन रहे होंगे। अरे बाबू मोशाए सुनो, एखाने सुनो, ध्यान से सुनो। हमने ऐसे बनाया था बेटा बोन को, पूरा बोन नहीं बना रही हो बेटा, इतनी ड्राइंग नहीं करेंगे। या आपने बनाया था इस साइड में बेटा रेड बोन मैरो, बनाया था कि नहीं? हाँ मैम। फिर आपने बताया था मैम रेड बोन मैरो में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें आप बोलते हैं स्टेम सेल्स। हाँ मैम बिल्कुल बताया था आपने। और आपने कहा था सारे ब्लड सेल्स तो मैम यहीं से बनते हैं। हाँ मैंने बताया था, मैंने बनाया था और मैंने बताया भी था, लेकिन बेटा मैंने ये भी तो साथ के साथ बताया था जो तूने नहीं सुना था ध्यान से, कि स्टेम सेल से एक ही बारी में नहीं बन जाता ब्लड सेल कोई भी। ये जो स्टेम सेल होते हैं ऐसा थोड़ी है कि ये स्टेम सेल से एक ही बारी में तुम्हारा बेटा आरबीसी ले, आरबीसी ले बेटा, ये डब्ल्यूबीसी ले बेटा, प्लेटलेट्स, ऐसे तो नहीं बनता है मैम। सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स नहीं, स्टेप्स होते हैं कुछ। पहले एक सेल बनेगी, फिर उससे दूसरी, फिर उससे तीसरी, फिर उससे तीसरी, फिर एक जगह पे आरबीसी। मैंने ऐसे बताया था ना कि ये स्टेम सेल है भाई, ये ब्रांचेस होती हैं इसकी। एक ब्रांच से हो सकता है इसकी प्लेटलेट्स बनी, एक ब्रांच से हो सकता है इसकी आरबीसी बनी, है ना, डब्ल्यूबीसी बनी। तो एक ऐसा थोड़ी है स्टेम सेल ने डायरेक्टली बना दिया, डायरेक्टली थोड़ी बनाती है। एनसीईआरटी ने बेटा उस सेल का नाम बताया है, हाँ बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल बनाना है, ठीक है बेटा। ये जो स्टेम सेल है ना, ये डिवाइड करते 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 करते, ऐसे नहीं लिखती, यहां पे लिखती हूँ, ये स्टेम सेल है ना बेटा, ये डिवाइड करती रहती है, डिवाइड करती रहती है, डिवाइड करती रहती है, डिवाइड करती रहती है, और लास्ट में प्लेटलेट बनने से पहले वाली जो स्टेज होती है, ये डिवाइड कर रही है ना बेटा, ये डिवाइड कर रही है, डिवाइड करते करते बेटा प्लेटलेट्स बननी है। प्लेटलेट बनने से पहले जो प्रीवियस स्टेट होता है उस सेल को बोला जाता है मेगा कैरियोसाइट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? यस। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा? यस। हाँ रिया बेटा बिल्कुल बिल्कुल, यस अरहम। सुनो, मेगा का क्या मतलब है मैम? मेगा का मतलब है लार्ज। मेगा का क्या मतलब है? मेगा का मतलब है लार्ज। मेगा का मतलब है लार्ज। कैरियो का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। साइट का क्या मतलब होता है? या टेम्परेचर नॉर्मल कर दो, गर्म हो गया है, टेम्परेचर नॉर्मल कर दो। साइट का मतलब होता है सेल। मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट एक ऐसी सेल जिसका कैरियो मतलब न्यूक्लियस है बहुत ही बड़ा। पिंक कलर से बनाता हूं, यानी कि प्लेटलेट बनने से पहले वाली जो स्टेज होती है जिससे डायरेक्टली अब प्लेटलेट्स बनेंगे, वो स्टेज होती है ये मेगा कैरियोसाइट।
और बेटा ये मेगा कैरियोसाइट जो बड़ा न्यूक्लियस आपको दिख रहा है ना, इसी में से ऐसे प्लेटलेट्स ना टुकड़ा टुकड़ा, बेटा जैसे कैंडल पिघल रही है ना, कैंडल होती है, कैंडल पिघलती है, तो कैंडल पिघलती है तो उसके बेटा ड्रॉप ड्रॉप उसमें से निकल रहा होता है ना, उसमें से अलग हो रहा होता है। वैसे ही ये जो मेगा कैरियोसाइट है ना, इस मेगा कैरियोसाइट से कुछ टुकड़े निकलते हैं ऐसे। इनका शेप कोई डिफाइंड नहीं है, कोई राउंड होती है, कोई ओवल होती है, इरेग्युलरली शेप्ड। इसी से टूट के बेटा ये निकलते हैं, पिंच ऑफ होके, टूट के, तब बेटा बनती है प्लेटलेट्स। इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है बेटा, पर इनके पास जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन है, मेरे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ठीक है। यस, देखो ये जो बेटा मैंने बोला, इस लार्ज मेगा कैरियोसाइट, ये जो है ये न्यूक्लियस है, लार्ज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस किसका है बेटा, ये मेगा कैरियोसाइट का न्यूक्लियस है। मेगा कैरियोसाइट से बने ये बेटा ब्लड प्लेटलेट्स, मेगा कैरियोसाइट से ये बने ब्लड प्लेटलेट्स, जिन्हें आप थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हो। और ये जो बेटा ब्लड प्लेटलेट्स होती है ना, इनका शेप इरेगुलरली शेप्ड बोलते हैं, कोई ओवल, कोई राउंड, कोई डिफाइंड नहीं है शेप। मेगा कैरियोसाइट से बेटा बनते हैं प्लेटलेट्स। इसके बारे में जरा बेटा इसके इज्जत में दो बातें लिखो। फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखने जा रही हूं मैं, मेगा कैरियोसाइट, एंड इज नोन एज सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स। इसको सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। ये ट्रू सेल्स नहीं है, ये ट्रू सेल्स नहीं है, ये सेल्स की फ्रैगमेंट है। फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े, ये सेल्स के टुकड़े हैं बेटा, फ्रैगमेंट। सेल्यूलर फ्रैगमेंट मतलब ऐसा लग रहा है किसी सेल से निकले हुए छोटे छोटे टुकड़े, किसी सेल से निकले हुए छोटे छोटे टुकड़े, इसीलिए इन्हें सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। इसीलिए इन्हें सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। आपको दिख रहा है बेटा कि ये आपके मेगा कैरियोसाइट से निकले हुए छोटे छोटे से टुकड़े हैं। ऐसा लग रहा है इस सेल से ना मैम कुछ पार्ट निकल के अलग हो गया है, सेल्स का फ्रैगमेंट है, ट्रू सेल नहीं है। सेल से पिंच ऑफ होके निकल गया मैम, कुछ हिस्सा जो इधर उधर का बचा कुचा था वो टूट टूट के मैम ब्लड प्लेटलेट्स बनाया, पर बहुत इंपॉर्टेंट सेल है मैम। देखो इनके पास न्यूक्लियस तो नहीं है, नो न्यूक्लियस, पर मैम इनके पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं सकती। ऐसा सोचना पड़ेगा ना, ब्लड प्लेटलेट्स नोट करना है क्या? नहीं बेटा, सौरभी नोट नहीं करना है, वो तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ बेटा, नोट नहीं करना है, मैंने तो टाइम पास कर रही हूँ। ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं ना बेटा, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो होता है उसके बिना ये प्लेटलेट्स क्लॉटिंग कर ही नहीं सकती। क्लॉटिंग कर रही है तो मैम क्लॉटिंग करने के लिए कुछ तो होगा इनके अंदर, बिल्कुल होता है बेटा। इनके अंदर भरा हुआ होता है एक सामान जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और इसके बारे में मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगी ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ाऊंगी। तो मैं यहां पे पहले लिखती हूं, ये क्या है? यही वो केमिकल है बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन filled in platelets, filled in platelets that help in clotting, that help in clotting, जो क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। प्लेटलेट्स कैसे हेल्प करती है? इसी की वजह से, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, कैसे शेप हुआ बेटा? प्लेटलेट्स आर irregularly shaped, राउंड ओवल, है ना, राउंड ओवल, ठीक है।
इनकी भी बेटा लाइफ स्पैन एनसीईआरटी में दी हुई है। इनकी लाइफ स्पैन होती है बेटा 1 वीक। इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है मेरे प्यारे सपोलो? 1 वीक। इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 7 दिन या 1 सप्ताह, 1 वीक। बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। डन डना डन 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 डना डन डन। ऑब्वियस सी बात है, मैंने इसका फंक्शन बेटा ऑलरेडी लिख दिया है, क्योंकि यही तो इनका फंक्शन है, हेल्प इन क्लॉटिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से। यानी कि मैम हमारे रेड बोन मैरो के अंदर कुछ स्टेम सेल्स थे मैम, उन्हीं स्टेम सेल की वजह से, उन्हीं स्टेम सेल से आगे जाके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनने होते हैं। मैम स्टेम सेल्स जब डिवाइड करती है, प्लेटलेट्स वाली जो ब्रांच है बेटा, तो जब डिवाइड करती है तो एक स्टेज बनता है मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट एक ऐसी सेल है मैम जिसका न्यूक्लियस बहुत लार्ज है, और मैम इसी मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े टुकड़े साइड से, मतलब पिंच ऑफ होके इसके जो टुकड़े निकलते हैं, सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स जो होते हैं, इसी मेगा कैरियोसाइट के जो ओवल, राउंड, इरेगुलरली शेप्ड होते हैं, जिनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, पर मैम एक केमिकल भरा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। और बेटा इन सेल्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और यही वो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है मैम जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। बेटा थम्स अप दे दो अगर आप लोगों ने कर लिया, या मैं 30 सेकेंड्स वेट करूं? मैं 30 सेकेंड्स वेट कर सकती हूँ बेटा, मैं 30 सेकेंड्स वेट कर सकती हूँ बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। डन 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 डन, पक्की बात। एनसीईआरटी रीड करें। आज बेटा मैं यहीं तक रखूंगी, क्योंकि इसका जो अगला टॉपिक है वो कंटिन्यूटी में पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूटी में पढ़ना पड़ेगा, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड प्लेटलेट्स, मैं ना एक्चुअल में ब्लड क्लॉटिंग वाला जो टॉपिक है वो लास्ट में दिया हुआ है। इस आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इसके बाद ब्लड ग्रुप स्टार्ट हो जाता है, बट मैं क्या करती हूँ ना बेटा, जब मैं ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ाती हूँ तो मैं ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ाने के बाद ही ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो मैं ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाना चाह रही हूँ इसके बाद, बट वो एक ही क्लास में बेटा कंटिन्यूटी में पढ़ाएंगे, तो कल की क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। यस एवरीवन, चलो। प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, थोड़ा ब्राइटनेस को कम कर देते हैं। प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, दे आर द सेल फ्रैगमेंट्स, सेल के टुकड़े हैं, सेल का फ्रैगमेंट है, सेल का टुकड़ा है, प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल सेल्स बेटा, जिन्हें मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। दीज आर द स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो, है ना, बने तो बोन मैरो से ही है, पर मैम उनमें जो मेगा कैरियोसाइट्स है, जो एक्चुअल में कहां से बना होता है बेटा, आपके स्टेम सेल से, है ना। यस एवरीवन, ब्लड सेल नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in coagulation or clotting of blood. बेटा ये substances क्या हैं? Can release a variety of substances. Thromboplastin, थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात कर रहे हैं कि भैया मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। A reduction in their number can lead to clotting disorders, which will lead to excessive loss of blood from the body. बेटा ये आपको ना नोट्स में ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये बात तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रही है ना। जो सेल तुम्हारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, अगर उस सेल का नंबर रिड्यूस हो जाए, अगर वो अमाउंट में कम हो जाए, जो मैं आपको बोल रही थी कि अगर दांत में ब्रश करते करते भी बेटा गम्स में लग गया तो ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो बोला अगर इनका नंबर कम हो जाएगा तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, और आपको क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, फिर ब्लड क्लॉटिंग हम कल पढ़ते हैं। हाँ जी, कोई दुख दर्द समस्या, कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर जरूर बताइएगा, ठीक है जी। हम मिलेंगे बेटा कल की कक्षा में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी अच्छी पढ़ाई की। Do let me know in the comment section. Do share your reviews बेटा, अपना बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर करके जाइएगा। हाँ जी, यस, हाँ सॉन्ग मैं सुना देती हूँ बेटा। मेरा गला बहुत खराब है, बहुत, सच्ची बता रही हूँ, सच्ची, मैंने तुम्हें बताया ना मेरा गला बहुत खराब है,
पर फिर भी मैं तुम्हें बेटा 2 लाइन सुना के चली आती हूँ, ठीक है। क्या गाना सुनाऊं यार? नहीं, डिमांड करोगे तो ऐसे बेटा हर गाना मुझे याद नहीं आएगा, बट चलो एक छोटा सा गाना जो मुझे याद आ रहा है। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ तोला ना कुछ बोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया, तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। बाय बाय, थैंक यू, आई लव यू ऑल बच्चों, सी यू ऑल टुमारो। कल के सेशन में आप लोग पढ़ाई करते रहिए।